धनानंद की राज्यसभा में उस दिन जो घटा था, उसके बाद इतिहास ने एक नया मोड़ लेना प्रारंभ कर दिया था। आइए आगे क्या हुआ इस बारे में सुनते हैं। मकर संक्रांति का उपलक्ष्य था। सभी ब्राह्मण और पंडित अपना पूजा पाठ खत्म करके राजमहल की ओर प्रस्थान कर चुके थे। आचार्य चाणक्य भी अपने आवश्यक कार्य खत्म करके घर से निकले ही थे कि वो अपनी जान पहचान के एक पंडित से टकरा गए। वो पंडित भी महल की ओर ही जा रहा था। आचार्य चाणक्य को देखकर उसने उनसे पूछा, आप भी महाराज से दान दक्षिणा लेने महल जा रहे हैं? आचार्य चाणक्य ने अपना झोला संभालते हुए कहा, मैं जा तो महल ही रहा हूं, लेकिन वहां जाने का मेरा उद्देश्य कुछ और ही है। तो आइए फिर साथ ही चलते हैं। आचार्य चाणक्य बिना कुछ कहे उस पंडित के साथ साथ चलने लगे। चलते चलते वो अपने आसपास घट रही चीजों का भी अवलोकन कर रहे थे। उस पंडित को मौन होकर चलना अखर रहा था, इसीलिए उसने बात शुरू करने के लिए आचार्य चाणक्य से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप वहां किस उद्देश्य से जा रहे हैं? अभी इस बारे में बात करने का क्या औचित्य? आप वहां प्रत्यक्ष ही देख लीजिएगा। इससे पहले पंडित कुछ कहता, उन्हें एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ दूरी पर एक घर के सामने उन्हें कुछ भीड़ लगी हुई दिखाई दी। औरत के चीखने की आवाज भी वहीं से आ रही थी। आचार्य चाणक्य भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि राजा के कुछ सैनिक एक औरत का हाथ पकड़कर उसे घसीट रहे हैं। वो औरत चिल्लाते हुए कह रही थी, एक विधवा के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मेरे पास एक कौड़ी नहीं है तो मैं अपने पति की मृत्यु का कर कहां से दूं? वो सब हम नहीं जानते। अपना घर बेचो या खुद को बेचो, हमें कर की राशि चाहिए। राजा के आदेश की अवहेलना हम नहीं कर सकते। सरेआम ये अन्याय होते हुए देखकर आचार्य चाणक्य क्रोधित हो उठे। वो इसके विरुद्ध आवाज उठाने ही वाले थे कि कहीं से एक तेजस्वी युवक के निर्देशन में कुछ घुड़सवारों का एक दल वहां आ गया और कर वसूली करने वाले सैनिकों पर आक्रमण बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से वो सैनिक घबरा गए और वहां से भाग निकले। उनके जाते ही वो विधवा औरत उठकर अपने घर के अंदर चली गई। इस घटना ने आचार्य चाणक्य के मन में एक उम्मीद की रोशनी भर दी। वो उस युवक से बात करके उसकी प्रशंसा करना चाहते थे, मगर वो युवक भी सैनिकों के जाते ही वहां से भाग गया और आचार्य चाणक्य भी उस पंडित के साथ फिर से महल की ओर चल पड़े। चलते चलते पंडित ने फिर से उनसे बात शुरू की, क्या आप जानते हैं कि वो युवक कौन था? उस युवक के विषय में जानने को आचार्य चाणक्य भी उत्सुक थे, इसीलिए उन्होंने पंडित की बातों में दिलचस्पी लेते हुए उससे पूछा, नहीं, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि इस राज्य की नई पीढ़ी अन्याय के विरुद्ध लड़ना भी जानती है। वैसे ये है कौन? चंद्रगुप्त, रानी मौर्य का पौत्र, नंद वंश का ही वंशज है ये, लेकिन इसे कभी वह पहचान मिली ही नहीं। रानी मौर्य ने बहुत पहले ही महल छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र का विवाह मुरा जाति के सरदार की पुत्री से करवा दिया था। उनके बहुत से बच्चे हुए थे, जिनमें से सिर्फ चंद्रगुप्त जिंदा बचा। बाकी सभी को धनानंद ने बर्बाद दिया। जी हां, आपने ठीक समझा। वो पंडित मेरी ही बात कर रहा था। वो आचार्य चाणक्य और मेरी पहली मुलाकात थी। हालांकि उस दिन मेरा ध्यान उन पर नहीं गया था, लेकिन वो मुझसे अवश्य प्रभावित हुए थे। पंडित से रानी मौर्य का नाम सुनकर आचार्य चाणक्य को अपने पिता चाणक्य द्वारा सुनाई गई नंदवंश की कहानी याद आ गई, और वो कहानी याद आते ही उन्हें अपने पिता की हत्या का दिन भी याद आया। इसी रास्ते से तो वो अपने पिता की जान की भीख मांगने महल गए थे। यही सोचकर उनकी आंखें डबडबा गई। उन्होंने आंसू पोंछकर जैसे ही आंखें खोली, उन्हें सामने महल नजर आया। उस दिन महल के बाहर काफी चहल पहल थी। महल के अंदर जाते हुए एक क्षण को आचार्य चाणक्य के कदम ठिठके, मगर फिर खुद को संभालते हुए वो पंडित के साथ महल के अंदर प्रवेश कर गए। राजसभा में सिर्फ मगध से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ नालंदा महाविद्यालय के आचार्य, विद्वान और धर्मगुरु भी वहां उपस्थित थे।
पंडित एक रिक्त स्थान देखकर वहां बैठ गया, लेकिन आचार्य चाणक्य को कोई भी स्थान बैठने को मिल नहीं रहा था। उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई तो उन्हें राजा के सिंहासन के नजदीक एक स्थान रिक्त दिखाई दिया। वो चुपचाप वहां जाकर बैठ गए। उनके वहां बैठते ही सबकी नजरें आश्चर्य से उनकी ओर उठ गई। वो स्थान हमेशा धनानंद के राजपुरोहित के लिए सुरक्षित रहता था, लेकिन आचार्य चाणक्य को इस बात की खबर नहीं थी। वैसे भी उनके लिए एक राजसभा की तस्वीर कुछ और ही थी। एक राजा के दरबार में सबका समान सम्मान होना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। उन्हें वहां बैठा देखकर जब सबकी नजरें उनकी ओर उठी तो उन्होंने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद वो सब उनके रंग रूप के कारण उन्हें इस तरह से देख रहे हैं। लोगों के इस तरह के व्यवहार से उन्हें कोई भी फर्क पड़ना बंद हो गया था, इसलिए वो बेपरवाह वहां बैठे रहे। राज दरबार से कुछ दूरी पर महामात्र राक्षस धनानंद के साथ राज दरबार की ओर आ रहा था। धनानंद उससे कुछ उखड़ा हुआ था। महामात्य, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं ये सब कर रहा हूं। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे दान दक्षिणा करने में कोई रुचि नहीं है। महामात्र राक्षस ने धनानंद को शांत करते हुए कहा। जानता हूं महाराज, इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी यह कार्यक्रम खत्म करने की कोशिश करूंगा। प्रजा और पूरे भारतवर्ष में आपकी छवि को और मजबूत करने के लिए इससे अच्छा उपाय कोई और हो ही नहीं सकता था। वैसे भी मगध की प्रजा की आपसे बहुत सी शिकायतें हैं। उनके कल्याण के लिए भी आप थोड़ा बहुत सोचेंगे तो एक राजा के रूप में आपकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। महामात्र राक्षस एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो मगध के प्रति वफादार तो था ही, मगर साथ ही उसे प्रजा के हित का भी ध्यान था। जब से वो अपने पिता की जगह महामात्य बना था, तब से ही वो कोई न कोई युक्ति निकालकर धनानंद को अपनी प्रजा के बारे में सोचने के लिए मना ही लेता था, लेकिन फिर भी उसके प्रयास काफी नहीं थे। प्रजा अब भी सुखी नहीं थी। जैसे ही धनानंद राज दरबार के द्वार पर पहुंचा, द्वारपाल ने उसके आने का ऐलान किया। ढोल और शहनाई बजने लगी। सभी दरबारी धनानंद के सम्मान में अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धनानंद जवाब में हाथ हिलाता हुआ सिंहासन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह सिंहासन पर विराजमान हुआ, महामात्र राक्षस ने राजसभा में उपस्थित सभी अतिथियों का अभिवादन किया और उन्हें वहां आने के लिए धन्यवाद भी कहा। फिर जैसे ही उसने धनानंद को सबका परिचय देना शुरू किया, धनानंद की नजर उसके ही नजदीक बैठे आचार्य चाणक्य पर पड़ी और अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो बोला, जरा रुको महामात्य, ये हम क्या देख रहे हैं? हमारे इतने बड़े आयोजन की शुरुआत इतनी क्रूरता के साथ कैसे हो सकती है? धनानंद के ऐसा कहते ही राजसभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। महामात्र राक्षस भी असमंजस से धनानंद को देखने लगा, मगर आचार्य चाणक्य शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहे। वो जानते थे कि समस्या क्या है। धनानंद ने फिर से दोहराया, कैसे महामात्य, कैसे? तुम्हारे होते हुए यह कैसे संभव हुआ? क्षमा करें महाराज, मैं आपका आशय नहीं समझा। जरा नजर घुमाकर देखो, राजपुरोहित के विशेष स्थान पर कौन विराजमान है? महामात्य ने घूमकर देखा तो उसकी नजर आचार्य चाणक्य पर पड़ी। वो भी हैरानी से उन्हें देखने लगा। उसने धनानंद से कहा, महाराज, आप शांत हो जाइए। इन्हें अवश्य ही नहीं पता होगा कि ये राजपुरोहित का स्थान है। मैं अभी इनके बैठने का कहीं और इंतजाम करता हूं। महामात्य के कुछ भी करने से पहले धनानंद क्रोध में फिर से बोला, इस जैसे रंग रूप वाले का मेरी राजसभा में कोई स्थान नहीं। इससे कहो कि ये अभी यहां से चला जाए। धनानंद का इस तरह सभी के सामने एक ब्राह्मण का अपमान करना महामात्र राक्षस के लिए चिंता की बात थी। वो तो धनानंद की छवि सुधारना चाहता था, मगर धनानंद स्वयं देश भर से आए अतिथियों के समक्ष अपना असली रूप प्रकट कर रहा था। राक्षस ने उसे रोकने की कोशिश की। महाराज, कृपया शांत हो जाएं। तुम हमारे आदेश का पालन करने की बजाय हमें ही चुप होने को कह रहे हो। फौरन इस कुरूप आदमी को मेरे दरबार से बाहर करो। धनानंद के मुख से बार बार अपने लिए अपशब्द सुनकर आचार्य चाणक्य को भी क्रोध आ गया और वो अपने स्थान से उठकर बोले,
अपने राजा होने पर इतना घमंड मत कर धनानंद। एक प्रशिक्षित ब्राह्मण का अपमान करने की सजा जानता है तो सत्ता के नशे में तू अपना विवेक और बुद्धि भी खो चुका है। राजा बनने के लायक तो वैसे भी नहीं है। कम से कम एक मनुष्य होना तो सीख लेता। आचार्य चाणक्य के शब्दों ने धनानंद के क्रोध को और बढ़ा दिया। वो बोला, मेरे ही दरबार में मेरा ही अपमान करने वाला तू होता कौन है? धनानंद के इस प्रश्न का जवाब अमात्य कात्यायन ने दिया, जो अभी अभी दरबार में आए थे। महाराज, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य, इनका वहां बहुत नाम है। राजनीति और अर्थशास्त्र में इनका कोई मुकाबला नहीं। जो भी हो, इससे इसको मेरा अपमान करने का हक नहीं मिल जाता। इससे मैं एक राजा होने के लायक लगता ही नहीं हूं। तो क्यों आया है ये यहां मुझसे दान दक्षिणा लेने? ये सुनकर आचार्य चाणक्य ऊंची आवाज में बोले, मैं यहां तेरे दान के लिए नहीं आया हूं धनानंद। सोचा था यहां आकर तुझे विदेशी आक्रमणकारियों के खतरे से आगाह करूंगा, तुझे उनसे निपटने का सुझाव दूंगा, उनके विरुद्ध युद्ध नीति बनाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मगर जो राजा एक ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकता, उसे भला अपने राज्य की सुरक्षा में क्या रुचि होगी? और तू क्या सोचता है कि प्रजा से लूटे गए धन में से थोड़ी बहुत दान दक्षिणा करके तू अपने सारे पाप धो लेगा? अगले 100 जन्मों तक तो इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता। धनानंद अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुच्छ ब्राह्मण, मेरे दरबार को तेरे जैसे कुरूप बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। तुम हो क्या? तुम स्वयं को समझते क्या हो? सैनिकों, इसकी वेणी पकड़कर इसे यहां से घसीटते हुए ले जाओ और महल से बाहर फेंक दो। सैनिकों के पास आते ही आचार्य चाणक्य ने अपनी क्रोध से भरी लाल आंखों से उन्हें घूरा और हाथ से इशारा करके उन्हें वहीं रुकने को कहा, और फिर अपनी वेणी खोली और धनानंद से बोले, मैं क्या हूं यह तेरी समझ में नहीं आने वाला, परंतु मैं चाणक्य आज इस राजसभा में यह प्रण लेता हूं कि मैं तब तक अपनी वेणी नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरे सहित तेरे पूरे अहंकारी नंदवंश को मूल से नष्ट न कर दूं। तेरे जैसे अत्याचारी राजा की यहां किसी को जरूरत नहीं। इसके पश्चात आचार्य चाणक्य वहां एक क्षण भी नहीं रुके। सभी उन्हें जाते हुए देख रहे थे, मगर किसी में भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी। जो कुछ भी अभी यहां हुआ, ऐसा होने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरबार और सभी दरबारियों के बीच सन्नाटा पसर गया था। धनानंद आचार्य चाणक्य के पीछे अपने सैनिक भेजना चाहता था, मगर महामात्य राक्षस उसे वहां से ले गया। आचार्य चाणक्य क्रोध से भरे तेज कदमों से बढ़े जा रहे थे, तभी उनके पांव में कुछ चुभा। हे चंद्रगुप्त, मैंने तुमसे तुम्हारा राज तिलक होते ही कहा था कि ना तुम किसी की थाली से भोजन करोगे और ना ही किसी को अपनी थाली से कुछ खाने दोगे। फिर भी तुमने दुर्धरा को नहीं रोका, क्यों? वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी थी आचार्य। फिर भी तुम्हें एक राजा के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए था। कोई भी नियम बिना किसी कारण नहीं बनाए जाते। जब से तुम राजा बने हो, तब से मेरे कहने पर नित्य तुम्हें भोजन में एक निश्चित मात्रा में विष दिया जाता है, ताकि अगर तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हें विष देकर मारना चाहे तो न मार सके। नित्य एक निश्चित मात्रा में विष लेने से हमारा शरीर उसका आदी हो जाता है, जिससे उस पर विष का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। दुर्धरा की मौत एक दुर्घटना थी, उसके बारे में अधिक मत सोचो। एक राजा के लिए उसका निजी हित उसके राजधर्म से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब बिंदुसार अपनी युवावस्था में पहुंचा, तो मैं बिंदुसार को अपना सारा राजपाट सौंपकर एक जैन मुनि के साथ श्रावण बेलगोला नामक स्थान पर रहने चला गया। तब तक महामात्य राक्षस की मृत्यु हो चुकी थी। आचार्य चाणक्य अभी भी एक अमात्य का पद संभाले हुए थे। बिंदुसार ने शासन संभालते ही कुछ नए मंत्रियों की नियुक्ति की, मगर सब मंत्री आचार्य चाणक्य से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि बिंदुसार मेरी ही तरह आचार्य को पूरा आदर सम्मान देता था। उन्हें लगता था कि आचार्य चाणक्य को
मगध के निर्माता होने का अहंकार है और वो उन सभी की योग्यता को कम आंकते हैं। उनमें से एक सुबंधु नाम के मंत्री ने एक दिन बिंदुसार के कान भरते हुए कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि आपकी माता रानी दुर्धरा की मृत्यु आचार्य चाणक्य के विष से हुई थी? यह सुनते ही बिंदुसार क्रोधित उठा और बोला, आचार्य चाणक्य के ऊपर उंगली उठाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बिना किसी सबूत के तुम इतना बड़ा आरोप उन पर लगा भी कैसे सकते हो? सुबंधु बोला, सबूत है मेरे पास महाराज। आप चाहें तो अपनी माता की पुरानी दासियों को बुलाकर इस बात की सत्यता की जांच कर सकते हैं। सुबंधु ने उन सब दासियों को पहले ही अपने विश्वास में ले लिया था, इसीलिए सभी ने बिंदुसार के समक्ष उसका ही समर्थन किया। सबूत पाकर बिंदुसार को आचार्य चाणक्य पर बहुत क्रोध आया। ये बात आचार्य चाणक्य तक भी पहुंची। इससे उनके हृदय को गहरा आघात पहुंचा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक हत्यारा कहलाया जाना उनके लिए असहनीय था। उनका मन संसार से विरक्त होने लगा। उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने सब दान कर दिया और लकड़ियों की एक चिता बनाकर वो उस पर आमरण अनशन पर बैठ गए। इसी बीच महल के एक पुराने सेवक ने बिंदुसार को दुर्धरा की मृत्यु और उसके जन्म का पूरा सच सुनाया। उसने सुबंधु को बुलाकर खूब फटकारा और उससे कहा, जाओ जाकर आचार्य चाणक्य से क्षमा मांगो और उनसे उनका अनशन तोड़वाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुबंधु दौड़ता हुआ आचार्य चाणक्य के पास गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो आचार्य, मुझसे नादानी में बहुत बड़ा अपराध हो गया। आप अपना अनशन तोड़कर इस चिता से नीचे उतर आए, वरना महाराज बिंदुसार मुझे मृत्यु दंड सुना देंगे। वो आचार्य चाणक्य के आगे गिड़गिड़ाता रहा, मगर उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। वो बोले, तुम्हारे जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। सुबंधु वापस लौटकर बिंदुसार के पास गया। उसने फिर से उसे बहुत फटकारा और एक बार फिर उसे आचार्य चाणक्य को मनाने के लिए भेज दिया। इस बार आचार्य को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे माफ कर दिया। सुबंधु ने आकर यह बात बिंदुसार को बताई। सुनकर बिंदुसार प्रसन्न हो गया। तभी सुबंधु ने उसे एक सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम आचार्य चाणक्य का अनशन तोड़वाने के लिए एक समारोह का आयोजन करें। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, इसीलिए उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। आचार्य चाणक्य के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए बिंदुसार भी शर्मिंदा था। उसने खुशी खुशी समारोह का आयोजन करने की अनुमति दे दी। मगर यह सब सुबंधु की एक चाल थी। इस घटना के बाद वो आचार्य चाणक्य से और अधिक बैर रखने लगा था। उसे उनकी वजह से सभी के सामने नीचा जो देखना पड़ा था, वो प्रतिशोध लेने की अग्नि में जल रहा था। समारोह के दिन आचार्य चाणक्य का अनशन तोड़वाने के लिए एक पूजा रखी गई। पूरा नगर वहां मौजूद था। सुबंधु ने मौका देखकर चिता की लकड़ियों के बीच रखे हुए उपलों में आग लगा दी। धीरे धीरे उसमें से धुआं उठने लगा। पहले लोगों को लगा कि शायद यह धूप और अगरबत्ती का धुआं है, मगर फिर अचानक एक तेज हवा के झोंके के चलते ही लकड़ियों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आचार्य चाणक्य आग की लपटों में घिर गए और कुछ ही देर में उनका शरीर जलकर राख हो गया। ईसा 283 से पूर्व उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही उस दिन आचार्य चाणक्य के जीवन का अंत हो गया था, मगर उनके विचारों का नहीं। मरता व्यक्ति है, उसकी विचारधारा नहीं। जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा तब तक आचार्य चाणक्य की नीतियां और शास्त्र लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। धनानंद की राज्यसभा में उस दिन जो घटा था, उसके बाद इतिहास ने एक नया मोड़ लेना प्रारंभ कर दिया था। आइए आगे क्या हुआ इस बारे में सुनते हैं। मकर संक्रांति का उपलक्ष्य था। सभी ब्राह्मण और पंडित अपना पूजा पाठ खत्म करके राजमहल की ओर प्रस्थान कर चुके थे। आचार्य चाणक्य भी अपने आवश्यक कार्य खत्म करके घर से निकले ही थे कि वो अपनी जान पहचान के एक पंडित से टकरा गए। वो पंडित भी महल की ओर ही जा रहा था।
आचार्य चाणक्य को देखकर उसने उनसे पूछा, आप भी महाराज से दान दक्षिणा लेने महल जा रहे हैं? आचार्य चाणक्य ने अपना झोला संभालते हुए कहा, मैं जा तो महल ही रहा हूं, लेकिन वहां जाने का मेरा उद्देश्य कुछ और ही है। तो आइए फिर साथ ही चलते हैं। आचार्य चाणक्य बिना कुछ कहे उस पंडित के साथ साथ चलने लगे। चलते चलते वो अपने आसपास घट रही चीजों का भी अवलोकन कर रहे थे। उस पंडित को मौन होकर चलना अखर रहा था, इसीलिए उसने बात शुरू करने के लिए आचार्य चाणक्य से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप वहां किस उद्देश्य से जा रहे हैं? अभी इस बारे में बात करने का क्या औचित्य? आप वहां प्रत्यक्ष ही देख लीजिएगा। इससे पहले पंडित कुछ कहता, उन्हें एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ दूरी पर एक घर के सामने उन्हें कुछ भीड़ लगी हुई दिखाई दी। औरत के चीखने की आवाज भी वहीं से आ रही थी। आचार्य चाणक्य भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि राजा के कुछ सैनिक एक औरत का हाथ पकड़कर उसे घसीट रहे हैं। वो औरत चिल्लाते हुए कह रही थी, एक विधवा के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मेरे पास एक कौड़ी नहीं है तो मैं अपने पति की मृत्यु का कर कहां से दूं? वो सब हम नहीं जानते। अपना घर बेचो या खुद को बेचो, हमें कर की राशि चाहिए। राजा के आदेश की अवहेलना हम नहीं कर सकते। सरेआम ये अन्याय होते हुए देखकर आचार्य चाणक्य क्रोधित हो उठे। वो इसके विरुद्ध आवाज उठाने ही वाले थे कि कहीं से एक तेजस्वी युवक के निर्देशन में कुछ घुड़सवारों का एक दल वहां आ गया और कर वसूली करने वाले सैनिकों पर आक्रमण बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से वो सैनिक घबरा गए और वहां से भाग निकले। उनके जाते ही वो विधवा औरत उठकर अपने घर के अंदर चली गई। इस घटना ने आचार्य चाणक्य के मन में एक उम्मीद की रोशनी भर दी। वो उस युवक से बात करके उसकी प्रशंसा करना चाहते थे, मगर वो युवक भी सैनिकों के जाते ही वहां से भाग गया और आचार्य चाणक्य भी उस पंडित के साथ फिर से महल की ओर चल पड़े। चलते चलते पंडित ने फिर से उनसे बात शुरू की, क्या आप जानते हैं कि वो युवक कौन था? उस युवक के विषय में जानने को आचार्य चाणक्य भी उत्सुक थे, इसीलिए उन्होंने पंडित की बातों में दिलचस्पी लेते हुए उससे पूछा। नहीं, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि इस राज्य की नई पीढ़ी अन्याय के विरुद्ध लड़ना भी जानती है। वैसे ये है कौन? चंद्रगुप्त, रानी मौर्य का पौत्र, नंद वंश का ही वंशज है ये, लेकिन इसे कभी वह पहचान मिली ही नहीं। रानी मौर्य ने बहुत पहले ही महल छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र का विवाह मुरा जाति के सरदार की पुत्री से करवा दिया था। उनके बहुत से बच्चे हुए थे, जिनमें से सिर्फ चंद्रगुप्त जिंदा बचा, बाकी सभी को धनानंद ने बर्बाद दिया। जी हाँ, आपने ठीक समझा। वो पंडित मेरी ही बात कर रहा था। वो आचार्य चाणक्य और मेरी पहली मुलाकात थी। हालांकि उस दिन मेरा ध्यान उन पर नहीं गया था, लेकिन वो मुझसे अवश्य प्रभावित हुए थे। पंडित से रानी मौर्य का नाम सुनकर आचार्य चाणक्य को अपने पिता चाणक्य द्वारा सुनाई गई नंद वंश की कहानी याद आ गई, और वो कहानी याद आते ही उन्हें अपने पिता की हत्या का दिन भी याद आया। इसी रास्ते से तो वो अपने पिता की जान की भीख मांगने महल गए थे। यही सोचकर उनकी आंखें डबडबा गई। उन्होंने आंसू पोंछकर जैसे ही आंखें खोली, उन्हें सामने महल नजर आया। उस दिन महल के बाहर काफी चहल पहल थी। महल के अंदर जाते हुए एक क्षण को आचार्य चाणक्य के कदम ठिठके, मगर फिर खुद को संभालते हुए वो पंडित के साथ महल के अंदर प्रवेश कर गए। राजसभा में सिर्फ मगध से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ नालंदा महाविद्यालय के आचार्य, विद्वान और धर्मगुरु भी वहां उपस्थित थे। पंडित एक रिक्त स्थान देखकर वहां बैठ गया, लेकिन आचार्य चाणक्य को कोई भी स्थान बैठने को मिल नहीं रहा था। उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई तो उन्हें राजा के सिंहासन के नजदीक एक स्थान रिक्त दिखाई दिया। वो चुपचाप वहां जाकर बैठ गए। उनके वहां बैठते ही सबकी नजरें आश्चर्य से उनकी ओर उठ गई। वो स्थान हमेशा धनानंद के राज पुरोहित के लिए सुरक्षित रहता था, लेकिन आचार्य चाणक्य को इस बात की खबर नहीं थी। वैसे भी उनके लिए एक राजसभा की तस्वीर कुछ और ही थी। एक राजा के दरबार में सबका समान सम्मान होना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। उन्हें वहां बैठा देखकर जब सबकी नजरें उनकी ओर उठी तो उन्होंने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद वो सब उनके रंग रूप के कारण उन्हें इस तरह से देख रहे हैं। लोगों के इस तरह के व्यवहार से उन्हें कोई भी फर्क पड़ना बंद हो गया था, इसलिए वो बेपरवाह वहां बैठे रहे। राज दरबार से कुछ दूरी पर महामात्र राक्षस धनानंद के साथ राज दरबार की ओर आ रहा था। धनानंद उससे कुछ उखड़ा हुआ था। महामात्य, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं ये सब कर रहा हूं। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे दान दक्षिणा करने में कोई रुचि नहीं है। महामात्र राक्षस ने धनानंद को शांत करते हुए कहा, जानता हूं महाराज, इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी यह कार्यक्रम खत्म करने की कोशिश करूंगा। प्रजा और पूरे भारतवर्ष में आपकी छवि को और मजबूत करने के लिए इससे अच्छा उपाय कोई और हो ही नहीं सकता था। वैसे भी मगध की प्रजा की आपसे बहुत सी शिकायतें हैं। उनके कल्याण के लिए भी आप थोड़ा बहुत सोचेंगे तो एक राजा के रूप में आपकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। महामात्र राक्षस एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो मगध के प्रति वफादार तो था ही, मगर साथ ही उसे प्रजा के हित का भी ध्यान था। जब से वो अपने पिता की जगह महामात्य बना था, तब से ही वो कोई न कोई युक्ति निकालकर धनानंद को अपनी प्रजा के बारे में सोचने के लिए मना ही लेता था। लेकिन फिर भी उसके प्रयास काफी नहीं थे। प्रजा अब भी सुखी नहीं थी। जैसे ही धनानंद राज दरबार के द्वार पर पहुंचा, द्वारपाल ने उसके आने का ऐलान किया। ढोल और शहनाई बजने लगी। सभी दरबारी धनानंद के सम्मान में अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धनानंद जवाब में हाथ हिलाता हुआ सिंहासन की ओर बढ़ा।
जैसे ही वह सिंहासन पर विराजमान हुआ, महामात्य राक्षस ने राजसभा में उपस्थित सभी अतिथियों का अभिवादन किया और उन्हें वहां आने के लिए धन्यवाद भी कहा। फिर जैसे ही उसने धनानंद को सबका परिचय देना शुरू किया, धनानंद की नजर उसके ही नजदीक बैठे आचार्य चाणक्य पर पड़ी और अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो बोला, जरा रुको महामात्य, ये हम क्या देख रहे हैं? हमारे इतने बड़े आयोजन की शुरुआत इतनी क्रूरता के साथ कैसे हो सकती है? धनानंद के ऐसा कहते ही राजसभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। महामात्य राक्षस भी असमंजस से धनानंद को देखने लगा, मगर आचार्य चाणक्य शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहे। वो जानते थे कि समस्या क्या है। धनानंद ने फिर से दोहराया, कैसे महामात्य, कैसे? तुम्हारे होते हुए ये कैसे संभव हुआ? क्षमा करें महाराज, मैं आपका आशय नहीं समझा। जरा नजर घुमाकर देखो, राजपुरोहित के विशेष स्थान पर कौन विराजमान है? महामात्य ने घूमकर देखा तो उसकी नजर आचार्य चाणक्य पर पड़ी। वो भी हैरानी से उन्हें देखने लगा। उसने धनानंद से कहा, महाराज आप शांत हो जाइए, इन्हें अवश्य नहीं पता होगा कि ये राजपुरोहित का स्थान है। मैं अभी इनके बैठने का कहीं और इंतजाम करता हूँ। महामात्य के कुछ भी करने से पहले धनानंद क्रोध में फिर से बोला, इस जैसे रंग रूप वाले का मेरी राजसभा में कोई स्थान नहीं। इससे कहो कि ये अभी यहां से चला जाए। धनानंद का इस तरह सभी के सामने एक ब्राह्मण का अपमान करना महामात्य राक्षस के लिए चिंता की बात थी। वो तो धनानंद की छवि सुधारना चाहता था, मगर धनानंद स्वयं देश भर से आए अतिथियों के समक्ष अपना असली रूप प्रकट कर रहा था। राक्षस ने उसे रोकने की कोशिश की। महाराज कृपया शांत हो जाए, तुम हमारे आदेश का पालन करने की बजाय हमें चुप होने को कह रहे हो। फौरन इस कुरूप आदमी को मेरे दरबार से बाहर करो। धनानंद के मुख से बार बार अपने लिए अपशब्द सुनकर आचार्य चाणक्य को भी क्रोध आ गया और वो अपने स्थान से उठकर बोले, अपने राजा होने पर इतना घमंड मत कर धनानंद। एक प्रशिक्षित ब्राह्मण का अपमान करने की सजा जानता है तो? सत्ता के नशे में तू अपना विवेक और बुद्धि भी खो चुका है। राजा बनने के लायक तो वैसे भी नहीं है। कम से कम एक मनुष्य होना तो सीख लेता। आचार्य चाणक्य के शब्दों ने धनानंद के क्रोध को और बढ़ा दिया। वो बोला, मेरे ही दरबार में मेरा ही अपमान करने वाला तू होता कौन है? धनानंद के इस प्रश्न का जवाब अमात्य कात्यायन ने दिया, जो अभी अभी दरबार में आए थे। महाराज, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य, इनका वहां बहुत नाम है। राजनीति और अर्थशास्त्र में इनका कोई मुकाबला नहीं। जो भी हो, इससे इसको मेरा अपमान करने का हक नहीं मिल जाता। इससे मैं एक राजा होने के लायक लगता ही नहीं हूं। तो क्यों आया है ये यहाँ मुझसे दान दक्षिणा लेने? ये सुनकर आचार्य चाणक्य ऊंची आवाज में बोले, मैं यहाँ तेरे दान के लिए नहीं आया हूँ धनानंद। सोचा था यहाँ आकर तुझे विदेशी आक्रमणकारियों के खतरे से आगाह करूंगा, तुझे उनसे निपटने का सुझाव दूंगा, उनके विरुद्ध युद्ध नीति बनाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मगर जो राजा एक ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकता, उसे भला अपने राज्य की सुरक्षा में क्या रुचि होगी? और तू क्या सोचता है कि प्रजा से लूटे गए धन में से थोड़ी बहुत दान दक्षिणा करके तू अपने सारे पाप धो लेगा? अगले 100 जन्मों तक तू इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता। धनानंद अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुझ ब्राह्मण, मेरे दरबार को तेरे जैसी कुरूप बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। तुम हो क्या? तुम स्वयं को समझते क्या हो? सैनिकों, इसकी वेणी पकड़कर इसे यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ और महल से बाहर फेंक दो। सैनिकों के पास आते ही आचार्य चाणक्य ने अपनी क्रोध से भरी लाल आंखों से उन्हें घूरा और हाथ से इशारा करके उन्हें वहीं रुकने को कहा और फिर अपनी वेणी खोली और धनानंद से बोले, मैं क्या हूं यह तेरी समझ में नहीं आने वाला, परंतु मैं चाणक्य आज इस राजसभा में यह प्रण लेता हूं कि मैं तब तक अपनी वेणी नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरे सहित तेरे पूरे अहंकारी नंदवंश को मूल से नष्ट न कर दूं। तेरे जैसे अत्याचारी राजा की यहाँ किसी को जरूरत नहीं। इसके पश्चात आचार्य चाणक्य वहां एक क्षण भी नहीं रुके। सभी उन्हें जाते हुए देख रहे थे, मगर किसी में भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी। जो कुछ भी अभी यहाँ हुआ, ऐसा होने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरबार और सभी दरबारियों के बीच सन्नाटा पसर गया था। धनानंद आचार्य चाणक्य के पीछे अपने सैनिक भेजना चाहता था, मगर महामात्य राक्षस उसे वहां से ले गया। आचार्य चाणक्य क्रोध से भरे तेज कदमों से बढ़े जा रहे थे, तभी उनके पांव में कुछ चुभा। धनानंद के दरबार में जो हुआ, उसके बाद आचार्य चाणक्य का पाटलिपुत्र में रहना असंभव था। धनानंद कभी भी उनको बंदी बनाने के आदेश दे सकता था। महल से निकल जाने के बाद आचार्य चाणक्य गए कहां? आइए आगे सुनते हैं इस बारे में। धनानंद के दरबार में घटी घटना आचार्य चाणक्य और मेरी यानी चंद्रगुप्त की कहानी का वो मोड़ था जिसके पश्चात आचार्य चाणक्य और मेरा उद्देश्य एक हो गया था। पाटलिपुत्र से बाहर निकलने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक साधु का वेश धरा ताकि पाटलिपुत्र की सीमा से वो सुरक्षित बाहर निकल सके। सौभाग्यवश नगर के द्वारपालों ने उन्हें नहीं पहचाना। चलते चलते नगर से दूर वो एक वीरान में पहुंच गए। आगे उन्हें कहां जाना है ये भी उन्हें ज्ञात नहीं था। उनके हृदय में प्रतिशोध की आग धधक रही थी और उनका मस्तिष्क प्रतिशोध लेने की योजनाओं के जोड़ तोड़ में व्यस्त था कि तभी चलते चलते उनके पैर एक कंटीली झाड़ी में फंस गए। वे झाड़ियां एक जहरीले पौधे की थी। कांटों से आचार्य चाणक्य का पैर लहूलुहान हो गया। खून की धाराएं बह निकली। पौधे के जहर के कारण कुछ ही क्षणों में उनके जख्मों में जलन भी होने लगी। इससे उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्हें ये कंटीली झाड़ियां धनानंद से कम क्रूर नहीं लगी। धनानंद ने उनके हृदय को चोट दी थी और इन कंटीली झाड़ियों ने उनके पैर को। और फिर अचानक से चाणक्य उन कंटीली और जहरीली झाड़ियों को उखाड़ने की कोशिश करने लगे।
इस प्रक्रिया में उनके हाथ भी जख्मी हो गए थे, मगर झाड़ियों का कुछ नहीं बिगड़ा था। कोई और जुगाड़ करने के लिए उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई। उन्हें एक मोटा सा लकड़ी का डंडा नजर आया। उन्होंने वो डंडा उठाया और उससे उन झाड़ियों को पीटने लगे। डंडे की मार से वो जहरीली झाड़ियां तहस नहस हो गई थी, मगर इससे भी आचार्य चाणक्य को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने डंडे से ही झाड़ियों के आसपास की जमीन खोदनी शुरू कर दी ताकि उन्हें जड़ से नष्ट कर सके। उनके निरंतर प्रयासों से आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। उन झाड़ियों को जड़ से नष्ट करने में वो कामयाब हो गए। ये देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। तभी उन्हें एक पेड़ के पीछे से आती हुई सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। उन्हें पेड़ के पीछे से झांकता हुआ एक युवक नजर आया। वो युवक कोई और नहीं, मैं चंद्रगुप्त ही था, जिसे आचार्य चाणक्य ने सुबह महल जाते हुए देखा था। मैं बहुत देर से वहां छिपा हुआ उन्हीं झाड़ियों को खाड़ते हुए देख रहा था। उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या कर रहे थे तुम वहां छिपे हुए? मैंने कहा, मैं आपको देख रहा था। आपने इन झाड़ियों को क्यों खाड़ा? मेरे पैरों की ओर देखो। इन कंटीली झाड़ियों ने मेरे पैरों को जख्मी कर दिया। ऊपर से यह पौधा जहरीला भी है। मैंने इसीलिए इसे नष्ट किया ताकि यह किसी और को हानि ना पहुंचा सके। उनके जख्मी पैरों को देखते हुए मैंने पूछा, आप कौन हैं? इस वीरान में आप क्या कर रहे हैं? अपनी बातों से तो आप कोई विद्वान लगते हैं। आचार्य चाणक्य ने लंबी सांस भरी और कहा, मेरा नाम चाणक्य है और मैं तक्षशिला से आया हूं। वहां के विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। यहां एक उद्देश्य से आया था। मेरी छोड़ो, तुम वही हो ना जो सुबह उस विधवा औरत की मदद के लिए कर वसूली करने वालों से लड़ा था? क्या तुम्हें राजा से भय नहीं लगता? मैंने मुस्कुराते हुए आचार्य से कहा, किसी को तो अन्याय के विरुद्ध लड़ना होगा। अगर हर कोई डर से चुप बैठा रहा तो आने वाले भविष्य में अंधकार के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आचार्य चाणक्य के मुख पर प्रशंसा के भाव भर आए। वो बोले, लेकिन वीरता का प्रदर्शन सोच समझ कर करना चाहिए कुमार। क्या तुम मेरा शिष्य बनना पसंद करोगे? उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया और उनसे पूछा, आप मुझे पहचानते भी नहीं आचार्य, और मुझे अपना शिष्य बनाने की बात कर रहे हैं? क्यों? मेरे प्रश्न करने पर आचार्य चाणक्य बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हारी मां मूरा देवी से मिलना चाहता हूं। मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, मगर उस समय मैंने आचार्य चाणक्य से कुछ नहीं पूछा और उन्हें अपने साथ अपनी मां के पास ले गया। मेरी मां मुझे एक अजनबी के साथ देखकर घबरा गई। उन्हें लगा कि मैंने उस अजनबी के साथ कोई शरारत की है। वो हाथ जोड़कर आचार्य चाणक्य से बोली, क्षमा कीजिए महोदय, मेरा पुत्र अभी नादान है। उसने आपको कोई हानि पहुंचाई हो तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी मां को विनती करते देखकर आचार्य चाणक्य बोले, नहीं नहीं देवी, आपके पुत्र ने कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो यहाँ स्वयं आपके समक्ष एक विनंती लेकर आया हूँ। मां बोली, कैसी विनंती महोदय? मुझे आपका पुत्र चाहिए। आचार्य की बात सुनकर मेरी मां हैरानी से उनका मुख देखने लगी। उन्हें लगा जैसे कि शायद उन्होंने कुछ गलत सुन लिया। उनकी चिंता भांपकर आचार्य मुझसे बोले, चंद्रगुप्त, तुम तनिक थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। मुझे तुम्हारी माँ से अकेले में कुछ बात करनी है। मैं उनके आदेश का पालन करते हुए कुटिया से बाहर चला गया। मेरे जाने के पश्चात आचार्य ने सबसे पहले मेरी मां को अपना परिचय दिया और फिर बोले, देवी, मैं चंद्रगुप्त की पहचान जानता हूं। वो रानी मौरा का पौत्र चंद्रगुप्त है। तुम्हारे वंश के साथ हुए अन्याय के बारे में भी मैं जानता हूं। धनानंद तुम्हारा भी दुश्मन है और मेरा भी। मैंने प्रण लिया है कि मैं नंद वंश को नष्ट कर दूंगा। चंद्रगुप्त में मुझे एक उम्मीद नजर आ रही है। वो बहादुर है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का भी जज्बा है उसमें। तुम अगर उसे मेरे साथ भेज दोगी तो मैं उसे हर तरह की कला में शिक्षित कर दूंगा और फिर वो और मैं मिलकर मगध को नंद वंश के अत्याचारों से मुक्त कर देंगे और फिर मैं चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दूंगा। आचार्य की बातों से मेरी मां डर गई। मुझे खो देने का भय सताने लगा उन्हें। वो बोली, क्षमा करें आचार्य, मेरे पास चंद्रगुप्त के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। मेरे बहुत से पुत्र थे, लेकिन उन सभी को धनानंद और उसके भाइयों ने मिलकर मरवा दिया। अब और कुछ खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं चंद्रगुप्त को आपके साथ जाने की अनुमति नहीं दे सकती। मां के इनकार से आचार्य चाणक्य निराश हो गए। उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। क्या आज की रात मैं यहाँ ठहर सकता हूँ? सुबह होते ही निकल जाऊंगा। मां को उनके ठहरने से कोई समस्या नहीं थी। रात में भोजन के पश्चात आचार्य चाणक्य ध्यान करने बैठ गए और मैं बाहर आंगन में अपने कुछ मित्रों के साथ एक खेल खेलने लगा। किशोरावस्था से मैं वो खेल खेलते आया था। इसमें मेरे सभी मित्र मिलकर मुझे राजा बना देते थे और फिर मेरा दरबार लगता था, जिससे मैं उनके द्वारा लाई गई काल्पनिक समस्याएं सुलझाता था। उस दिन भी हम वही खेल खेल रहे थे। मैं राजा बनकर पेड़ के चारों ओर बने एक चबूतरे के नीचे बैठ गया। पहला मामला जो मेरे समक्ष आया वो एक गरीब किसान का था। सूखा पड़ने की वजह से उस वर्ष उसकी फसल हुई नहीं थी, इसलिए उसके पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था। इसलिए मेरे कर अधिकारी उसे बंदी बनाकर लाए थे। वो किसान मुझसे विनती करके कहने लगा, महाराज, आपसे विनती है कि इस वर्ष मेरा कर माफ कर दिया जाए। जब भी अगली फसल होगी मैं कर चुका दूंगा। मैं कुछ कहता इससे पहले ही मेरा मंत्री बोला, इस तरह अगर हम सबका कर माफ करते रहे तो राजकोष में अन्य कार्यों के लिए धन बचेगा ही नहीं। आज आप इसका कर माफ करेंगे, कल दूसरा आ जाएगा अपना कर माफ करवाने। इससे कहिए चाहे इसे अपनी जमीन ही बेचनी क्यों ना पड़े, कर तो इसे चुकाना ही पड़ेगा। इस मामले पर विचार करने के बाद मैं बोला,
सूखा पड़ना एक प्राकृतिक विपदा है। इसमें इस किसान का कोई कसूर नहीं। प्रजा से कर उनकी भलाई के लिए लिया जाता है। इसे अपनी जमीन बेचने का आदेश देकर हम इसकी क्या भलाई करेंगे? बल्कि प्राकृतिक विपदा के समय तो एक राजा का फर्ज यह बनता है कि वो अपनी प्रजा के लिए राजकोष के द्वार खोल दे। तुम अभी के अभी ये मुनादी करवा दो कि इस वर्ष हमने सभी का कर माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार जब भी फसल अच्छी होगी तब सभी को कर की निश्चित राशि से थोड़ा अधिक कर चुकाना पड़ेगा, ताकि फिर से अगर ऐसा समय आए तो हम उनकी मदद कर सकें। हमारा यह खेल दूर से दर्शक बनकर आचार्य चाणक्य भी देख रहे थे। खेल खत्म होने के बाद वो मेरे पास आए और बोले, तुमने जिस विवेक के साथ न्याय किया वो प्रशंसनीय है। तुम अपनी माता से मेरे साथ जाने की अनुमति ले लो। मैं वादा करता हूं तुमसे, एक दिन मैं तुम्हें मगध का असली राजा बना दूंगा। फिर आचार्य चाणक्य ने मुझे धनानंद के दरबार में घटी घटना का पूरा विवरण विस्तार से सुनाया और बोले, तुम्हारे अंदर मुझे एक राजा के सभी गुण दिखाई देते हैं। अगर तुम्हें सही दिशा और प्रशिक्षण मिल जाए तो तुम्हें एक सम्राट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतने में मेरी माँ भी वहां आ गई और बोली, आप चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जा सकते हैं आचार्य। मैं अपनी ममता के आगे कमजोर पड़ गई थी। इसके और मगध के भविष्य के लिए मुझे इसे अपने से दूर भेजना ही होगा। माँ की अनुमति पाकर मैंने आचार्य चाणक्य से पूछा, आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? आचार्य चाणक्य ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी बिना कड़ी मेहनत के हासिल नहीं होता। तुम्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है, जिसमें कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। हम अगर मगध में ही रहें तो धनानंद के सैनिक हमें कभी भी बंदी बना सकते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें तक्षशिला लेकर जाऊंगा, वहां के विश्वविद्यालय में शिक्षा दिलवाऊंगा, ताकि जब तुम राजा बनो तो कोई तुम पर उंगली ना उठा सके। अगले कुछ वर्षों में यह भी निश्चित हो जाएगा कि यूनान से आया योद्धा सिकंदर दुनिया जीतने के अपने अभियान में कितना कामयाब हुआ। अगर आगे चलकर हमारा उससे सामना भी हुआ तो तब तक हम उसकी युद्ध नीतियों को भी समझ चुके होंगे। सिकंदर का नाम मैंने पहली बार सुना था, इसीलिए मैंने आचार्य चाणक्य से उसके बारे में पूछा। सिकंदर के बारे में कुछ बताइए ना आचार्य। आचार्य बोले, सिकंदर वो योद्धा है जो अपने उद्देश्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। उसे विश्व विजेता बनना है। उसके लिए वो हर कदम उठाने को तैयार है। वो किसी चीज से नहीं डरता। हो सकता है कि तुम्हारा सामना उसे कभी हो ही ना, वो थककर शायद स्वयं ही वापस लौट जाए, लेकिन फिर भी हमें उस तरह से स्वयं को तैयार करना होगा कि अगर वो हमसे टकराया तो हम उसका मुकाबला बहादुरी से कर पाएं। आचार्य चाणक्य की बातों से मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी। मैंने पूछा, आचार्य कहीं आपने मेरी क्षमता को आवश्यकता से अधिक तो नहीं आंक लिया? आचार्य बोले, नहीं चंद्रगुप्त, मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। तुम साधारण वर्ग की समस्याओं से भी अवगत हो। तुम में वो चिंगारी है जिसकी इस देश को बहुत अधिक आवश्यकता है, लेकिन उसे आग में कैसे परिवर्तित करना है ये मेरे ऊपर है। आज से सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हम दोनों की परीक्षा शुरू हुई है। आचार्य चाणक्य के आश्वासन ने मेरे मन का हर संदेह मिटा दिया। मैंने उनसे कहा, अगर आपको मुझ पर इतना विश्वास है तो मुझे भी आपके विश्वास पर पूरा विश्वास है। मुझे अपने वंश पर हुए अत्याचारों का प्रतिशोध तो लेना ही है, साथ ही अपनी मातृभूमि के लिए अपना फर्ज भी निभाना है। इसके लिए मैं कोई भी परीक्षा देने को तैयार हूँ। इसके बाद आचार्य ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। कल प्रातः हम यहां से प्रस्थान करेंगे। सुबह होते ही आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त तक्षशिला की एक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़े। इसके आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। मैं और आचार्य चाणक्य तक्षशिला जाते हुए कई राज्यों से गुजरे। इस यात्रा में आचार्य ने मुझे बहुत सी बातों का ज्ञान दिया और अपने अतीत के बारे में भी सब कुछ बताया। एक दिन हम एक जंगल में रात गुजारने के लिए रुके। आग और खाने का इंतजाम करके मैं तीर कमान से निशाना लगाने लगा, अभ्यास करने लगा। एक पेड़ पर लक्ष्य का चिन्ह अंकित करके मैं एक के बाद एक तीर छोड़ता जा रहा था। सबके सब सही निशाने पर भी लग रहे थे। आचार्य चाणक्य मुझे अभ्यास करते हुए दूर से देख रहे थे। एक के बाद एक जब तीर सही स्थान पर लगता रहा तो मैंने गर्व से आचार्य चाणक्य से कहा, आचार्य देख रहे हैं मेरी धनुर्विद्या का कमाल। वहां मगध में मेरे मित्र कहा करते थे कि तीरंदाजी के मुकाबले में मुझे कोई नहीं हरा सकता। मेरी बातों में आचार्य को अहंकार नजर आया। वो अपने स्थान से उठे और एक बड़े से चाकू से मेरे छोड़े गए तीर पर इस तरह निशाना लगाया कि उसके बीच में से दो हिस्से हो गए। ये देखकर मैं अचंभित रह गया। मैंने इससे पहले कभी किसी को इतना शानदार निशाना लगाते नहीं देखा था। मैं आत्मग्लानि में दोनों हाथ जोड़कर आचार्य के चरणों में बैठ गया। आचार्य बोले, अपने हुनर पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार ने कभी किसी का भला नहीं किया। तुम किसी भी विद्या में कितने ही निपुण हो जाओ और बेहतर होने की संभावना फिर भी बनी रहती है। अब तुम एक राजा बनने के मार्ग पर प्रशस्त हो और राजा को अहंकार से दूर ही रहना चाहिए। उस दिन मुझे एहसास हो गया था कि मेरा जीवन बिल्कुल सही हाथों में है। मुझे वो गुरु मिल गया था जिसे पाकर कोई भी धन्य हो जाता। लेकिन एक बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी। उसके समाधान के लिए मैंने आचार्य चाणक्य से पूछा, आप शस्त्र चलाना भी जानते हैं? आचार्य बोले, तक्षशिला विश्वविद्यालय में हर तरह की विद्या सिखाई जाती है। जब शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते थक जाता था तब शस्त्र उठा लेता था। वैसे जन्म से मैं एक ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं सिर्फ उसी पहचान में बनकर नहीं रहना चाहता था। जो भी वहां सीखने को था मैंने सब सीखा।
आचार्य चाणक्य के बारे में जब भी मुझे कुछ नया जानने को मिलता, मेरे मन में उनके लिए आदर और सम्मान और बढ़ जाता। लगभग 8 महीने बाद हम तक्षशिला की सीमा पर पहुंचे। एक ऊंची सी पहाड़ी से हम तक्षशिला की ओर देख रहे थे। मैं भी इस नए प्रदेश को देखकर उतना ही चकित था जितना शायद आचार्य चाणक्य रहे होंगे जब वो पहली बार तक्षशिला आए होंगे। सबसे पहले आचार्य चाणक्य मुझे आचार्य पुंडरीकाक्ष के गृहनिवास ले गए। आचार्य पुंडरीकाक्ष आचार्य चाणक्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आचार्य चाणक्य को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे वापस लौटने की मुझे उम्मीद नहीं थी चाणक्य, लेकिन तुम्हें फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर मैं बहुत खुश हूं। तभी उनकी नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने आचार्य चाणक्य से पूछा, ये कौन है? चेहरे से तो कोई क्षत्रिय ही लगता है। आचार्य चाणक्य ने उनसे मेरा परिचय करवाते हुए कहा, यह चंद्रगुप्त है आचार्य। मैं इसे यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा दिलवाने लाया हूँ। यह कहकर आचार्य चाणक्य ने मुझे आचार्य पुंडरीकाक्ष के चरण छूने को कहा। इसके बाद उन्होंने आचार्य पुंडरीकाक्ष को पाटलिपुत्र में हुए उनके अपमान और अपने लिए गए प्रण के बारे में सब कुछ बताया। वो मुझसे कैसे मिले इसका भी विवरण उन्होंने विस्तार से दिया। सब सुनकर आचार्य पुंडरीकाक्ष के चेहरे पर गंभीरता छा गई, जिसे भांपकर आचार्य चाणक्य ने पूछा, क्या हुआ आचार्य? कुछ हुआ है क्या? आचार्य पुंडरीकाक्ष एक लंबी सांस भरकर बोले, तुम तो जानते ही हो चाणक्य, जब तुम यहां से गए थे तब तक सिकंदर गांधार की सीमा तक पहुंच चुका था। आंभिक ने उसके साथ मैत्री संधि कर ली थी। जब तक सिकंदर यहां रुका तब तक सब ठीक चल रहा था। उसके जाते ही उसके छोड़े गए सैनिकों ने तक्षशिला में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी तहस नहस कर दिया। वहां पढ़ने आए सभी शिष्य अपने अपने राज्य लौट गए। इस समाचार से आचार्य चाणक्य भी दुखी हो गए। कुछ देर चिंतन करने के पश्चात वो बोले, आचार्य, मैं चंद्रगुप्त को यहाँ एक उद्देश्य से लेकर आया हूँ, जिसे पूरा किए बिना यहाँ से वापस नहीं लौटूंगा। तक्षशिला में पढ़ाने वाले सभी आचार्य कहाँ होंगे इस समय? शास्त्रों का ज्ञान तो मैं इसे दे दूंगा, लेकिन युद्ध कला में इसे निपुण बनाने के लिए मुझे इसके लिए ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है जो इसे तराश कर एक ऐसा योद्धा बना दें जिसके समक्ष सिकंदर भी ना टिक सके। यह सुनकर आचार्य पुंडरीकाक्ष ने आचार्य चाणक्य को एक सुझाव दिया। तो फिर तुम एक कार्य करो। तक्षशिला विद्यालय में पढ़ाने वाले बहुत से आचार्य अभी भी तक्षशिला में ही रह रहे हैं। तुम उनसे संपर्क करो। हो सकता है कि वो तुम्हारी बात सुनकर चंद्रगुप्त को शिक्षा देने के लिए मान जाए, और मुझसे भी जितना बन पड़ेगा मैं भी चंद्रगुप्त को उन विषयों में पारंगत कर दूंगा जिनमें मुझे विशेषता हासिल है। और फिर सब कुछ उसी तरह हुआ जैसा सोचा था। आचार्य चाणक्य मेरे लिए विभिन्न शस्त्रों को चलाने में माहिर गुरुओं को मनाने में सफल हो गए। वो सब उनका इतना आदर करते थे कि उनकी बात को टाल नहीं पाए। अगले 7 वर्षों तक मुझे हर तरह की कला और विद्या की शिक्षा दी गई। साथ ही एक कुशल योद्धा बनने का अभ्यास भी जारी रहा। इस बीच सिकंदर भारत के विभिन्न राज्यों को रौंदता हुआ पूर्व की ओर बढ़ता जा रहा था। मैं और आचार्य चाणक्य उसकी युद्ध नीतियों का भी अध्ययन करते। हम ये भी समझने की कोशिश करते कि कैसे यूनानी विजित क्षेत्रों में अपना प्रशासन तंत्र स्थापित करते हैं। जब मेरी शिक्षा पूरी हो गई तब एक दिन आचार्य चाणक्य ने मुझे बुलाकर कहा, चंद्रगुप्त, जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ आए थे वो पूरा हो चुका है। तुम अब वो लड़ाई लड़ने को पूरी तरह तैयार हो जिसके लिए मैंने तुम्हें तैयार किया है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए सिकंदर की सेना में शामिल होकर उनकी युद्ध नीतियों का प्रत्यक्ष अनुभव लो। यह सुनकर मैंने कहा, लेकिन यह कैसे संभव होगा? वो यूं ही तो मुझे अपनी सेना में शामिल नहीं कर लेंगे। आचार्य बोले, इसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। मैंने पता किया है कि अभी सिकंदर किस राज्य की सीमा पर अपनी सैनिक छावनी डाले बैठा है। मैं वहां एक महामुनि के भेष में जाऊंगा और तुम मेरे शिष्य बनकर। मैंने सुना है कि सिकंदर को भारत के साधु संतों से मिलने में रुचि है। उसके बारे में सुनकर जितना भी मैंने उसे समझा है, मैं यही जान पाया हूं कि वो कुछ पाने की खोज में भटक रहा है। वो दुनिया जीतना जरूर चाहता है, मगर कहीं भी शासन करने की कोई ललक उसमें नहीं है। उसके मन में बहुत से प्रश्न हैं जिनके उत्तर उसे अभी तक नहीं मिले। मैं मुनि के भेष में वहां जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वहां जरूर आएगा। फिर हम योजना अनुसार उसी राज्य में पहुंच गए जहां सिकंदर अपना डेरा डालकर बैठा था। आचार्य चाणक्य राज्य की सीमा के बाहर एक पेड़ के नीचे मुनि के वेश में ध्यान करने बैठ गए और मैं उनकी सेवा करने। कुछ दिन यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन सिकंदर अपने सेनापति फिलिप के साथ घूमते घूमते वहां पहुंचा। आचार्य चाणक्य को ध्यान मुद्रा में देखकर उनके प्रति उसके मन में उत्सुकता जागी। वो उनके पास आया। उसके समीप आते ही आचार्य चाणक्य ने आंखें खोल ली और सिकंदर से बोले, तेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं जिनके उत्तर तू ढूंढ रहा है। आचार्य की इस बात ने सिकंदर को चकित कर दिया। वो बोला, जी हाँ, आपने सही जाना। तो फिर पूछ, क्या जानना चाहता है तू? मनुष्य का आरंभ कहाँ है और अंत कहाँ है? मनुष्य का आरंभ भी ब्रह्म में है और अंत भी। स्वयं ब्रह्म ही आरंभ है और अंत भी। ब्रह्मा आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इसीलिए मनुष्य आज भी है और कल भी रहेगा। क्या वर्तमान से परे भी मनुष्य का कोई जीवन है? इसका स्पष्ट उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। शरीर की सीमाओं में बंधा हुआ आरंभ और अंत के बीच में मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन बुद्धि और ज्ञान की कोई सीमा नहीं,
इसीलिए सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान से परे भी मनुष्य का कोई अस्तित्व होना चाहिए। करता कौन होता है, मनुष्य या नियति? मनुष्य सिर्फ साधन मात्र है। वो जो भी करता है उसे लगता है कि वो कर रहा है, बल्कि सच तो यह है कि वो सब उससे ब्रह्मा करवा रहे हैं, जिसे हम नियति का नाम दे देते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य के सभी बुरे कर्मों का जिम्मेदार भी आपके वो ब्रह्मा ही हुए। ब्रह्म शक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत लगा। वो जो भी करते हैं उसके पीछे एक कारण होता है, जिसे समझना किसी भी साधारण जन के लिए आसान नहीं। आप महान सिकंदर को साधारण जन की श्रेणी में रख रहे हैं। आपके इस निर्भीकता के लिए मैं आपको दाद देता हूं। जो खुद भटक रहा है उससे मुझे क्या डर। आचार्य चाणक्य की बातों से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। वो उनसे और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, इसलिए उसने आचार्य को एक प्रस्ताव दिया। मैं मगध की ओर जा रहा हूं। सुना है कि वो भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद है, इसलिए मैं उसे भी जीतना चाहता हूं। आपको देखकर लगता है कि आप व्यक्ति और देश के मुंह से परे हैं। मैं चाहता हूं मेरी इस यात्रा में आप भी साथ चलें, ताकि आपसे मुझे थोड़ा और ज्ञान प्राप्त हो सके। नहीं, मैं अब इस सांसारिक बातों से दूर हो चुका हूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे इस शिष्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाओ। इसने मगध के राजा के अत्याचारों से परेशान होकर मगध छोड़ दिया था। तुम्हारी इस यात्रा में यह तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। सिकंदर ने आचार्य चाणक्य की बात मान ली और फिर मैं सिकंदर की सेना की एक टुकड़ी में शामिल हो गया। कुछ महीने उनके साथ रहकर मैंने उनके युद्ध करने के तरीकों का करीब से अवलोकन किया। यूनानी विजित क्षेत्रों में अपना प्रशासन खड़ा करते थे और फिर प्रशासन चलाने के लिए वहां एक कमांडर की नियुक्ति करते थे, जिन्हें वे स्ट्रॉप कहते थे। ये स्ट्रॉप यूनानी सेना में भर्ती भारतीय भी हो सकते थे। फिर एक दिन रात के समय मैं किसी को बिना बताए चुपचाप वहां से निकल गया। वर्षों तक अपने देश से दूर रहते रहते सिकंदर की सेना थक चुकी थी। एक राज्य को जीतने के बाद दूसरे राज्य की सेना उनके सामने लड़ने के लिए खड़ी रहती। मगध पहुंचने से पहले ही वो सब बेदम हो चुके थे। सिकंदर भी बीमार रहने लगा था, इसीलिए उसने वापस लौटने का फैसला कर लिया। मगर भारत छोड़ने से पहले सिकंदर एक चाल चल गया था। पाटन प्रस्थ उस राज्य की राजधानी थी जहां सिकंदर ने भारत में अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। विजय समारोह में सिकंदर ने अपने सारे स्ट्रॉपों तथा आश्रित भारतीय राजाओं को भी उस समारोह में आमंत्रित किया था। समारोह का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत में प्राप्त हुई यूनानियों की जीत को स्थायी बनाना था। इसके लिए सिकंदर ने एक योजना बनाई थी। उसने सम्मेलन में आने वाले भारतीय राजाओं को यह आदेश दिया था कि वो अपने साथ अपने राज्य की अधिक से अधिक विवाह योग्य युवतियों को भी लेकर आए। इस प्रकार समारोह में लगभग 700 से 800 युवतियां लाई गई, जिनका विवाह उन यूनानी सैनिकों से कर दिया गया जिन्हें स्ट्रॉप राज्यों की सुरक्षा के लिए भारत में ही रहना था। इस योजना के पीछे सिकंदर की मंशा यही थी कि भारत में यूनानी प्रभाव बना रहे। यूनानी खून और भारतीय खून के मिलने से जो पीढ़ी पैदा होती उसमें भारत यूनानी संस्कृति का संगम होता और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में यूनानी सभ्यता का विस्तार होता जाता। यही नहीं, सिकंदर ने अपने सबसे योग्य सेनानी फिलिप को वाहिर क्षेत्र का स्ट्रॉप भी नियुक्त कर दिया था। उसे एक विशाल यूनानी सेना के साथ भारत में ही रहना था। उसकी अपनी राजधानी स्थित सैनिक छावनी में 50,000 सैनिक थे। सिकंदर ने जाते जाते भी फिलिप से कहा था कि उसके जाने के बाद भी जब तक संभव हो वो यूनानी सैनिकों का विवाह भारतीय युवतियों से करवाता रहे। मगध पर मेरा पहला आक्रमण असफल रहा था। उसके बाद फिलिप के साथ मेरा आमना सामना हुआ था। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त नंद वंश का विनाश करने मगध वापस लौटे। इसको उन्होंने कैसे अंजाम दिया, आइए आगे सुनते हैं इस बारे में। मगध साम्राज्य से टक्कर लेना आसान नहीं था। धनानंद जैसा क्रूर शासक, महामात्य जैसे कुटिल नीतिकार और मगध की विशाल और सुगठित सेना के होते हुए मगध को जीतना एक असंभव कार्य जैसा था। सिकंदर जैसे योद्धा भी मगध की विशाल सेना से लड़े बिना ही वापस लौट गया था। मगध की सेना में 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। मैं और आचार्य चाणक्य जब मगध लौटे तो आचार्य चाणक्य ने मुझसे कहा, तुम्हें एक कुशल राजा के योग्य बनाने की मेरी परीक्षा पूरी हुई, अब तुम्हारी बारी है। धनानंद की राज्यसभा में उस दिन जो घटा था, उसके बाद इतिहास ने एक नया मोड़ लेना प्रारंभ कर दिया था। आइए आगे क्या हुआ इस बारे में सुनते हैं। मकर संक्रांति का उपलक्ष्य था। सभी ब्राह्मण और पंडित अपना पूजा पाठ खत्म करके राजमहल की ओर प्रस्थान कर चुके थे। आचार्य चाणक्य भी अपने आवश्यक कार्य खत्म करके घर से निकले ही थे कि वो अपनी जान पहचान के एक पंडित से टकरा गए। वो पंडित भी महल की ओर ही जा रहा था। आचार्य चाणक्य को देखकर उसने उनसे पूछा, आप भी महाराज से दान दक्षिणा लेने महल जा रहे हैं? आचार्य चाणक्य ने अपना झोला संभालते हुए कहा, मैं जा तो महल ही रहा हूं, लेकिन वहां जाने का मेरा उद्देश्य कुछ और ही है। तो आइए फिर साथ ही चलते हैं। आचार्य चाणक्य बिना कुछ कहे उस पंडित के साथ साथ चलने लगे। चलते चलते वो अपने आसपास घट रही चीजों का भी अवलोकन कर रहे थे।
उस पंडित को मौन होकर चलना अखर रहा था। इसीलिए उसने बात शुरू करने के लिए आचार्य चाणक्य से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप वहां किस उद्देश्य से जा रहे हैं? अभी इस बारे में बात करने का क्या औचित्य? आप वहां प्रत्यक्ष ही देख लीजिएगा। इससे पहले पंडित कुछ कहता, उन्हें एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ दूरी पर एक घर के सामने उन्हें कुछ भीड़ लगी हुई दिखाई दी। औरत के चीखने की आवाज भी वहीं से आ रही थी। आचार्य चाणक्य भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि राजा के कुछ सैनिक एक औरत का हाथ पकड़कर उसे घसीट रहे हैं। वो औरत चिल्लाते हुए कह रही थी, एक विधवा के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जब मेरे पास एक कौड़ी नहीं है तो मैं अपने पति की मृत्यु का कर कहां से दूं? वो सब हम नहीं जानते। अपना घर बेचो या खुद को बेचो, हमें कर की राशि चाहिए। राजा के आदेश की अवहेलना हम नहीं कर सकते। सरेआम ये अन्याय होते हुए देखकर आचार्य चाणक्य क्रोधित हो उठे। वो इसके विरुद्ध आवाज उठाने ही वाले थे कि कहीं से एक तेजस्वी युवक के निर्देशन में कुछ घुड़सवारों का एक दल वहां आ गया और कर वसूली करने वाले सैनिकों पर आक्रमण बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से वो सैनिक घबरा गए और वहां से भाग निकले। उनके जाते ही वो विधवा औरत उठकर अपने घर के अंदर चली गई। इस घटना ने आचार्य चाणक्य के मन में एक उम्मीद की रोशनी भर दी। वो उस युवक से बात करके उसकी प्रशंसा करना चाहते थे, मगर वो युवक भी सैनिकों के जाते ही वहां से भाग गया और आचार्य चाणक्य भी उस पंडित के साथ फिर से महल की ओर चल पड़े। चलते चलते पंडित ने फिर से उनसे बात शुरू की, क्या आप जानते हैं कि वो युवक कौन था? उस युवक के विषय में जानने को आचार्य चाणक्य भी उत्सुक थे। इसीलिए उन्होंने पंडित की बातों में दिलचस्पी लेते हुए उससे पूछा, नहीं, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि इस राज्य की नई पीढ़ी अन्याय के विरुद्ध लड़ना भी जानती है। वैसे ये है कौन? चंद्रगुप्त, रानी मौर्य का पौत्र, नंद वंश का ही वंशज है ये, लेकिन इसे कभी वह पहचान मिली ही नहीं। रानी मौर्य ने बहुत पहले ही महल छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र का विवाह मुरा जाति के सरदार की पुत्री से करवा दिया था। उनके बहुत से बच्चे हुए थे, जिनमें से सिर्फ चंद्रगुप्त जिंदा बचा। बाकी सभी को धनानंद ने बर्बा दिया। जी हां, आपने ठीक समझा। वो पंडित मेरी ही बात कर रहा था। वो आचार्य चाणक्य और मेरी पहली मुलाकात थी। हालांकि उस दिन मेरा ध्यान उन पर नहीं गया था, लेकिन वो मुझसे अवश्य प्रभावित हुए थे। पंडित से रानी मौर्य का नाम सुनकर आचार्य चाणक्य को अपने पिता चाणक्य द्वारा सुनाई गई नंद वंश की कहानी याद आ गई, और वो कहानी याद आते ही उन्हें अपने पिता की हत्या का दिन भी याद आया। इसी रास्ते से तो वो अपने पिता की जान की भीख मांगने महल गए थे। यही सोचकर उनकी आंखें डबडबा गई। उन्होंने आंसू पोंछकर जैसे ही आंखें खोली, उन्हें सामने महल नजर आया। उस दिन महल के बाहर काफी चहल पहल थी। महल के अंदर जाते हुए एक क्षण को आचार्य चाणक्य के कदम ठिठके, मगर फिर खुद को संभालते हुए वो पंडित के साथ महल के अंदर प्रवेश कर गए। राजसभा में सिर्फ मगध से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ नालंदा महाविद्यालय के आचार्य, विद्वान और धर्मगुरु भी वहां उपस्थित थे। पंडित एक रिक्त स्थान देखकर वहां बैठ गया, लेकिन आचार्य चाणक्य को कोई भी स्थान बैठने को मिल नहीं रहा था। उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई तो उन्हें राजा के सिंहासन के नजदीक एक स्थान रिक्त दिखाई दिया। वो चुपचाप वहां जाकर बैठ गए। उनके वहां बैठते ही सबकी नजरें आश्चर्य से उनकी ओर उठ गई। वो स्थान हमेशा धनानंद के राज पुरोहित के लिए सुरक्षित रहता था, लेकिन आचार्य चाणक्य को इस बात की खबर नहीं थी। वैसे भी उनके लिए एक राजसभा की तस्वीर कुछ और ही थी। एक राजा के दरबार में सबका समान सम्मान होना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। उन्हें वहां बैठा देखकर जब सबकी नजरें उनकी ओर उठी तो उन्होंने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद वो सब उनके रंग रूप के कारण उन्हें इस तरह से देख रहे हैं। लोगों के इस तरह के व्यवहार से उन्हें कोई भी फर्क पड़ना बंद हो गया था, इसलिए वो बेपरवाह वहां बैठे रहे। राज दरबार से कुछ दूरी पर महामात्र राक्षस धनानंद के साथ
राज दरबार की ओर आ रहा था। धनानंद उससे कुछ उखड़ा हुआ था। महामात्य, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं ये सब कर रहा हूं। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे दान दक्षिणा करने में कोई रुचि नहीं है। महामात्र राक्षस ने धनानंद को शांत करते हुए कहा। जानता हूं महाराज, इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी यह कार्यक्रम खत्म करने की कोशिश करूंगा। प्रजा और पूरे भारतवर्ष में आपकी छवि को और मजबूत करने के लिए इससे अच्छा उपाय कोई और हो ही नहीं सकता था। वैसे भी मगध की प्रजा की आपसे बहुत सी शिकायतें हैं। उनके कल्याण के लिए भी आप थोड़ा बहुत सोचेंगे तो एक राजा के रूप में आपकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। महामात्र राक्षस एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो मगध के प्रति वफादार तो था ही, मगर साथ ही उसे प्रजा के हित का भी ध्यान था। जब से वो अपने पिता की जगह महामात्य बना था, तब से ही वो कोई न कोई युक्ति निकालकर धनानंद को अपनी प्रजा के बारे में सोचने के लिए मना ही लेता था। लेकिन फिर भी उसके प्रयास काफी नहीं थे। प्रजा अब भी सुखी नहीं थी। जैसे ही धनानंद राज दरबार के द्वार पर पहुंचा, द्वारपाल ने उसके आने का ऐलान किया। ढोल और शहनाई बजने लगी। सभी दरबारी धनानंद के सम्मान में अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धनानंद जवाब में हाथ हिलाता हुआ सिंहासन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह सिंहासन पर विराजमान हुआ, महामात्र राक्षस ने राजसभा में उपस्थित सभी अतिथियों का अभिवादन किया और उन्हें वहां आने के लिए धन्यवाद भी कहा। फिर जैसे ही उसने धनानंद को सबका परिचय देना शुरू किया, धनानंद की नजर उसके ही नजदीक बैठे आचार्य चाणक्य पर पड़ी और अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो बोला, जरा रुको महामात्य, ये हम क्या देख रहे हैं? हमारे इतने बड़े आयोजन की शुरुआत इतनी क्रूरता के साथ कैसे हो सकती है? धनानंद के ऐसा कहते ही राजसभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। महामात्र राक्षस भी असमंजस से धनानंद को देखने लगा, मगर आचार्य चाणक्य शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहे। वो जानते थे कि समस्या क्या है। धनानंद ने फिर से दोहराया, कैसे महामात्य, कैसे? तुम्हारे होते हुए यह कैसे संभव हुआ? क्षमा करें महाराज, मैं आपका आशय नहीं समझा। जरा नजर घुमाकर देखो, राजपुरोहित के विशेष स्थान पर कौन विराजमान है? महामात्य ने घूमकर देखा तो उसकी नजर आचार्य चाणक्य पर पड़ी। वो भी हैरानी से उन्हें देखने लगा। उसने धनानंद से कहा, महाराज, आप शांत हो जाइए। इन्हें अवश्य नहीं पता होगा कि ये राजपुरोहित का स्थान है। मैं अभी इनके बैठने का कहीं और इंतजाम करता हूं। महामात्य के कुछ भी करने से पहले धनानंद क्रोध में फिर से बोला, इस जैसे रंग रूप वाले का मेरी राजसभा में कोई स्थान नहीं। इससे कहो कि यह अभी यहां से चला जाए। धनानंद का इस तरह सभी के सामने एक ब्राह्मण का अपमान करना महामात्र राक्षस के लिए चिंता की बात थी। वो तो धनानंद की छवि सुधारना चाहता था, मगर धनानंद स्वयं देश भर से आए अतिथियों के समक्ष अपना असली रूप प्रकट कर रहा था। राक्षस ने उसे रोकने की कोशिश की। महाराज, कृपया शांत हो जाएं। तुम हमारे आदेश का पालन करने की बजाय हमें ही चुप होने को कह रहे हो। फौरन इस कुरूप आदमी को मेरे दरबार से बाहर करो। धनानंद के मुख से बार बार अपने लिए अपशब्द सुनकर आचार्य चाणक्य को भी क्रोध आ गया और वो अपने स्थान से उठकर बोले, अपने राजा होने पर इतना घमंड मत कर धनानंद। एक प्रशिक्षित ब्राह्मण का अपमान करने की सजा जानता है तो सत्ता के नशे में तू अपना विवेक और बुद्धि भी खो चुका है। राजा बनने के लायक तो वैसे भी नहीं है। कम से कम एक मनुष्य होना तो सीख लेता। आचार्य चाणक्य के शब्दों ने धनानंद के क्रोध को और बढ़ा दिया। वो बोला, मेरे ही दरबार में मेरा ही अपमान करने वाला तू होता कौन है? धनानंद के इस प्रश्न का जवाब अमात्य कात्यायन ने दिया, जो अभी अभी दरबार में आए थे। महाराज, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य, इनका वहां बहुत नाम है। राजनीति और अर्थशास्त्र में इनका कोई मुकाबला नहीं। जो भी हो, इससे इसको मेरा अपमान करने का हक नहीं मिल जाता। इससे मैं एक राजा होने के लायक लगता ही नहीं हूं। तो क्यों आया है ये यहां मुझसे दान दक्षिणा लेने? ये सुनकर आचार्य चाणक्य ऊंची आवाज में बोले, मैं यहां तेरे दान के लिए नहीं आया हूं धनानंद।
सोचा था यहां आकर तुझे विदेशी आक्रमणकारियों के खतरे से आगाह करूंगा, तुझे उनसे निपटने का सुझाव दूंगा, उनके विरुद्ध युद्ध नीति बनाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मगर जो राजा एक ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकता, उसे भला अपने राज्य की सुरक्षा में क्या रुचि होगी? और तू क्या सोचता है कि प्रजा से लूटे गए धन में से थोड़ी बहुत दान दक्षिणा करके तू अपने सारे पाप धो लेगा? अगले 100 जन्मों तक तू इस पाप से मुक्त नहीं हो सकता। धनानंद अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुच्छ ब्राह्मण, मेरे दरबार को तेरे जैसी कुरूप बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। तुम हो क्या? तुम स्वयं को समझते क्या हो? सैनिकों, इसकी वेणी पकड़कर इसे यहां से घसीटते हुए ले जाओ और महल से बाहर फेंक दो। सैनिकों के पास आते ही आचार्य चाणक्य ने अपनी क्रोध से भरी लाल आंखों से उन्हें घूरा और हाथ से इशारा करके उन्हें वहीं रुकने को कहा, और फिर अपनी वेणी खोली और धनानंद से बोले, मैं क्या हूं यह तेरी समझ में नहीं आने वाला, परंतु मैं चाणक्य आज इस राजसभा में यह प्रण लेता हूं कि मैं तब तक अपनी वेणी नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरे सहित तेरे पूरे अहंकारी नंदवंश को मूल से नष्ट न कर दूं। तेरे जैसे अत्याचारी राजा की यहां किसी को जरूरत नहीं। इसके पश्चात आचार्य चाणक्य वहां एक क्षण भी नहीं रुके। सभी उन्हें जाते हुए देख रहे थे, मगर किसी में भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं थी। जो कुछ भी अभी यहां हुआ, ऐसा होने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरबार और सभी दरबारियों के बीच सन्नाटा पसर गया था। धनानंद आचार्य चाणक्य के पीछे अपने सैनिक भेजना चाहता था, मगर महामात्य राक्षस उसे वहां से ले गया। आचार्य चाणक्य क्रोध से भरे तेज कदमों से बढ़े जा रहे थे, तभी उनके पांव में कुछ चुभा। धनानंद के दरबार में जो हुआ, उसके बाद आचार्य चाणक्य का पाटलिपुत्र में रहना असंभव था। धनानंद कभी भी उनको बंदी बनाने के आदेश दे सकता था। महल से निकल जाने के बाद आचार्य चाणक्य गए कहां? आइए आगे सुनते हैं इस बारे में। धनानंद के दरबार में घटी घटना आचार्य चाणक्य और मेरी यानी चंद्रगुप्त की कहानी का वो मोड़ था जिसके पश्चात आचार्य चाणक्य और मेरा उद्देश्य एक हो गया था। पाटलिपुत्र से बाहर निकलने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक साधु का वेश धरा ताकि पाटलिपुत्र की सीमा से वो सुरक्षित बाहर निकल सके। सौभाग्यवश नगर के द्वारपालों ने उन्हें नहीं पहचाना। चलते चलते नगर से दूर वो एक वीरान में पहुंच गए। आगे उन्हें कहां जाना है ये भी उन्हें ज्ञात नहीं था। उनके हृदय में प्रतिशोध की आग धधक रही थी और उनका मस्तिष्क प्रतिशोध लेने की योजनाओं के जोड़ तोड़ में व्यस्त था कि तभी चलते चलते उनके पैर एक कंटीली झाड़ी में फंस गए। वे झाड़ियां एक जहरीले पौधे की थी। कांटों से आचार्य चाणक्य का पैर लहूलुहान हो गया। खून की धाराएं बह निकली। पौधे के जहर के कारण कुछ ही क्षणों में उनके जख्मों में जलन भी होने लगी। इससे उनका क्रोध और बढ़ गया। उन्हें ये कंटीली झाड़ियां धनानंद से कम क्रूर नहीं लगी। धनानंद ने उनके हृदय को चोट दी थी और इन कंटीली झाड़ियों ने उनके पैर को। और फिर अचानक से चाणक्य उन कंटीली और जहरीली झाड़ियों को उखाड़ने की कोशिश करने लगे। इस प्रक्रिया में उनके हाथ भी जख्मी हो गए थे, मगर झाड़ियों का कुछ नहीं बिगड़ा था। कोई और जुगाड़ करने के लिए उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई। उन्हें एक मोटा सा लकड़ी का डंडा नजर आया। उन्होंने वो डंडा उठाया और उससे उन झाड़ियों को पीटने लगे। डंडे की मार से वो जहरीली झाड़ियां तहस नहस हो गई थी, मगर इससे भी आचार्य चाणक्य को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने डंडे से ही झाड़ियों के आसपास की जमीन खोदनी शुरू कर दी ताकि उन्हें जड़ से नष्ट कर सके। उनके निरंतर प्रयासों से आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई। उन झाड़ियों को जड़ से नष्ट करने में वो कामयाब हो गए। ये देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। तभी उन्हें एक पेड़ के पीछे से आती हुई सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। उन्हें पेड़ के पीछे से झांकता हुआ एक युवक नजर आया।
वो युवक कोई और नहीं, मैं चंद्रगुप्त ही था, जिसे आचार्य चाणक्य ने सुबह महल जाते हुए देखा था। मैं बहुत देर से वहां छिपा हुआ उन्हीं झाड़ियों को खाड़ते हुए देख रहा था। उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या कर रहे थे तुम वहां छिपे हुए? मैंने कहा, मैं आपको देख रहा था। आपने इन झाड़ियों को क्यों उखाड़ा? मेरे पैरों की ओर देखो। इन कंटीली झाड़ियों ने मेरे पैरों को जख्मी कर दिया। ऊपर से यह पौधा जहरीला भी है। मैंने इसीलिए इसे नष्ट किया ताकि ये किसी और को हानि ना पहुंचा सके। उनके जख्मी पैरों को देखते हुए मैंने पूछा, आप कौन हैं? इस वीरान में आप क्या कर रहे हैं? अपनी बातों से तो आप कोई विद्वान लगते हैं। आचार्य चाणक्य ने लंबी सांस भरी और कहा, मेरा नाम चाणक्य है और मैं तक्षशिला से आया हूं। वहां के विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। यहां एक उद्देश्य से आया था। मेरी छोड़ो, तुम वही हो ना जो सुबह उस विधवा औरत की मदद के लिए कर वसूली करने वालों से लड़ा था? क्या तुम्हें राजा से भय नहीं लगता? मैंने मुस्कुराते हुए आचार्य से कहा, अब किसी को तो अन्याय के विरुद्ध लड़ना होगा। अगर हर कोई डर से चुप बैठा रहा तो आने वाले भविष्य में अंधकार के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आचार्य चाणक्य के मुख पर प्रशंसा के भाव भर आए। वो बोले, लेकिन वीरता का प्रदर्शन सोच समझ कर करना चाहिए कुमार। क्या तुम मेरा शिष्य बनना पसंद करोगे? उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया और उनसे पूछा, आप मुझे पहचानते भी नहीं आचार्य, और मुझे अपना शिष्य बनाने की बात कर रहे हैं? क्यों? मेरे प्रश्न करने पर आचार्य चाणक्य बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हारी मां मूरा देवी से मिलना चाहता हूं। मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे थे, मगर उस समय मैंने आचार्य चाणक्य से कुछ नहीं पूछा और उन्हें अपने साथ अपनी मां के पास ले गया। मेरी मां मुझे एक अजनबी के साथ देखकर घबरा गई। उन्हें लगा कि मैंने उस अजनबी के साथ कोई शरारत की है। वो हाथ जोड़कर आचार्य चाणक्य से बोली, क्षमा कीजिए महोदय, मेरा पुत्र अभी नादान है। उसने आपको कोई हानि पहुंचाई हो तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त नंद वंश का विनाश करने मगध वापस लौटे। इसको उन्होंने कैसे अंजाम दिया, आइए आगे सुनते हैं इस बारे में। मगध साम्राज्य
आचार्य चाणक्य धर्म और जन चेतना की आड़ में धनानंद के प्रति उनके रोष का उपयोग करके गुप्त रूप से नवयुवकों को चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम को जगाकर उन्हें राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए प्रोत्साहित करते। देशभक्ति की भावना से भरे उनके भाषण लोगों पर ऐसा प्रभाव डालते कि वो उनके पीछे पीछे चल पड़ते। हजारों की संख्या में लोग उनके शिष्य बन गए। एक तरफ मैं अपनी सेना तैयार कर रहा था, दूसरी तरफ आचार्य चाणक्य। फिर हमने उन सभी को संगठित कर उन्हें मगध की वास्तविक स्थिति, विदेशी आक्रमण और विदेशियों द्वारा जीत लिए गए सभी राज्यों के बारे में बताना शुरू किया। धीरे धीरे उन सभी को मुझ में एक प्रभावशाली राजा के गुण दिखाई देने लगे। हमारी सेना में नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवकों की संख्या बढ़ने लगी। देखते ही देखते पूरा आदिवासी क्षेत्र और जंगल सेना में भर्ती हुए युवकों का शरण स्थल बन गया। वहां वो सब दिन भर अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास करते रहते। अब तक ये कार्य हम गुप्त तरीके से कर रहे थे, लेकिन हमारी सेना के बड़ा होते ही हमारे लिए उसे गुप्त रखना असंभव हो गया। और एक दिन इसकी खबर महामात्य राक्षस तक पहुंच गई। उसने भी चंद्रगुप्त से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। फिर वो दिन भी आ गया जिसके लिए हम इतने वर्षों से मेहनत कर रहे थे। आचार्य चाणक्य की अनुमति से मैंने अपनी सेना के साथ सीधा मगध के मध्य भाग यानी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया। मगर ये हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पाटलिपुत्र की सुरक्षा बहुत मजबूत थी। वो नगर किले के भीतर बसा था। किले में प्रवेश के लिए लगभग 64 द्वार थे। किले की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था किले के चारों ओर खुदी खाई थी जिसमें पानी भरा रहता था। वो खाई लगभग 300 हाथ चौड़ी और 40 हाथ गहरी थी। किले तक पहुंचने के लिए अनेक पुल थे। इन पुलों को जब चाहे ऊपर उठाकर हटाया जा सकता था। जैसे ही मेरी सेना ने किले तक पहुंचने का प्रयत्न किया, पुल उठा लिए गए। इससे मेरी सेना के पास खाई पार करने का कोई और रास्ता नहीं बचा। और फिर दूसरे क्षेत्रों से मगध की सेना ने आकर हम पर पीछे से आक्रमण बोल दिया। जब हमारे जीतने की सारी उम्मीद खत्म हो गई, तब आचार्य चाणक्य ने मुझे वहां से पीछे हटने का आदेश दिया। वहां से निकलकर मैं और आचार्य चाणक्य धनानंद के सैनिक और गुप्तचरों से बचते बचाते घूमते रहे। भेष बदलकर आदिवासी क्षेत्रों और जंगलों में ही रहते। एक दिन मैं युद्ध में मिली हार के बारे में सोच सोचकर बहुत उदास था। आचार्य चाणक्य मेरे पास आए और मुझे सांत्वना देते हुए बोले, वीर पुरुष ऐसे हार और जीत पर आंसू नहीं बहाते। उनका कार्य सिर्फ अपने लक्ष्य का पीछा करना होता है। अपनी इस हार का कारण समझकर उससे शिक्षा लो और दोबारा अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाओ। आचार्य की बातों से मेरे दम तोड़ते आत्मविश्वास को थोड़ा हौसला मिला। मैंने उनसे पूछा, आचार्य, आप ही तो हमेशा कहते थे कि समस्या की जड़ खत्म कर देने से समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। हमने युद्ध में भी तो यही किया, सीधा धनानंद पर हमला बोला। फिर हमसे चूक कहां हुई? मेरी इस दुविधा को दूर करने के लिए आचार्य चाणक्य ने मुझसे कहा, तुम्हारे मन में इस प्रश्न का उठना गलत नहीं है। इस बार युद्ध नीति बनाते हुए मुझसे भी चूक हुई थी। प्रत्येक नीति प्रत्येक परिस्थिति में कार्य नहीं करती। किसी पौधे की जड़ तक पहुंचने के लिए भी पहले उसके आसपास की झाड़ियों को हटाना पड़ता है। हमसे युद्ध में क्या गलती हुई, ये बात मुझे कल दिन का भोजन करते हुए समझ आई। मैं आचार्य की बातें बड़े ही आश्चर्य से सुन रहा था। मैंने उनसे पूछा, भोजन करते हुए क्या समझ आया आपको आचार्य? आचार्य चाणक्य ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। आचार्य मुझे सीधा एक आदिवासी के घर ले गए। वहां उन्होंने मुझसे थोड़े चावल पकाकर लाने को कहा। मैं चुपचाप जाकर एक पत्तल में गर्म गर्म चावल डालकर ले आया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अब इसके बीचों बीच उंगली डालो। मैंने वही किया।
बीच के हिस्से में चावल बहुत गर्म था, जिसके ताप से मेरी उंगली में जलन होने लगी। मैं प्रश्न सूचक नजरों से आचार्य की तरफ देखने लगा। इस बार उन्होंने मुझसे चावल को किनारों पर से छूने को कहा। मैंने इस बार भी उनके कहे अनुसार ही किया। किनारे का चावल अधिक गर्म नहीं था। इस बार फिर से मैंने आचार्य चाणक्य की तरफ आंखों में बहुत प्रश्न लिए देखा। वो मेरी मनोस्थिति समझकर बोले। कुछ समझ आया चंद्रगुप्त? मैंने ना में सिर हिलाया तो उन्होंने मुझे विस्तार में सारी बात समझाई। अब मैं जो भी कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो चंद्रगुप्त। समझो, ये खाने का पत्तल एक युद्ध का मैदान है और ये सारे चावल के दाने मगध के सैनिक। अब बताओ, इन सब सैनिकों के बीच मगध का राजा कहां सबसे अधिक सुरक्षित होगा? मैंने जवाब में कहा, एकदम बीचों बीच, और वहां उसकी सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी होगी। मेरे जवाब से आचार्य चाणक्य संतुष्ट हुए और आगे बोले। तो राजा तक पहुंचने की सबसे सही नीति क्या होगी? मैंने कहा, उसके चारों ओर बने सैनिकों के घेरे की श्रृंखला को समाप्त करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि बाहरी सुरक्षा हमेशा आंतरिक सुरक्षा से कमजोर होती है। क्योंकि किसी भी राज्य के लिए उसका राजा सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसकी सुरक्षा कड़ी होगी ही, मगर राज्य के बाकी नगरों में सुरक्षा का इंतजाम इतना नहीं होगा। यह कहते कहते मुझे आचार्य चाणक्य की बातों का आशय समझ आ गया। सीधा पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना ही हमारी बड़ी भूल थी। हमें पहले मगध की सीमाओं से लगते नगरों पर विजय हासिल करनी चाहिए थी, फिर धीरे धीरे पाटलिपुत्र की ओर बढ़ना चाहिए था। यह समझ आते ही मैंने आचार्य चाणक्य के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, आप महान हैं आचार्य। युद्ध में हार का कारण ज्ञात होते ही मेरे मन का सारा बोझ उतर गया। अब आगे के लिए मुझे निर्देश दें। हमारी आगे की युद्ध नीति क्या होनी चाहिए? आचार्य चाणक्य ने मुझे अपने चरणों से उठाते हुए कहा, हमें अपनी शक्ति पुनः एकत्रित करनी होगी, लेकिन अब मगध में रहकर यह कार्य करना आसान नहीं होगा। तुम्हारी हार से यहां की प्रजा वैसे ही आहत है, उनकी उम्मीद जो टूट गई, और फिर महामात्य राक्षस भी अब चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए हमें दूसरे राज्यों को हमारा साथ देने के लिए मनाना होगा। यह सुनकर मैंने पूछा, क्या वो हमारा साथ देंगे? आचार्य बोले, सब नहीं तो वो अवश्य देंगे जो मगध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और दूसरा, धनानंद के अहंकारी स्वभाव ने अतीत में बहुत से राजाओं को चोट पहुंचाई है। वो उससे अपना प्रतिशोध लेने के लिए हमारे साथ हो सकते हैं। मैं कैकय के राजा पोरस के पास जाने की भी सोच रहा हूं, उससे मिलकर शायद कोई बात बन जाए। पूरी योजना तैयार हो जाने के पश्चात मैं और आचार्य चाणक्य विंध्याचल पर्वत के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। फिर कौशाम्बी होते हुए मायापुरी पहुंचे। फिर वहां से शिवालिक पर्वत श्रृंखला के साथ चलते हुए श्रुहन राज्य जा पहुंचे। श्रुहन राज्य मगध सीमा से लगता हुआ राज्य था। वहां उन राज्यों से आए हुए वो सैनिक शरण लिए हुए थे जिन राज्यों को सिकंदर ने आक्रमण करके तहस नहस कर दिया था। उन सभी के मन में यूनानी सैनिकों से प्रतिशोध लेने की ज्वाला भड़क रही थी। मैंने और आचार्य चाणक्य ने इसी बात का फायदा उठाया। उन सभी को एकत्रित करके एक नई सेना खड़ी कर दी। वो सभी युद्ध करना पहले से ही जानते थे, हमें सिर्फ उन्हें अपने उद्देश्य में ढालना था। इसके बाद हमने एक नई युद्ध नीति तैयार की, जिसके तहत हम उन सभी राजाओं से मिले जिनके राज्य में सिकंदर ने अपने प्रतिनिधि छोड़े हुए थे। उनकी मित्रता के बदले हमने उन्हें यूनानियों से मुक्त करवाने का वचन दिया, जिसे पूरा करने के लिए हमें कई युद्ध करने पड़े। इसके पश्चात हम केकई राज्य के राजा पोरस से मिलने पहुंचे। वहां हमने एक गुप्तचर को भेजकर हमने राजा पोरस को एक गुप्त स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। पोरस भी अब तक यूनानियों से तंग आ चुका था। सिकंदर के छोड़े हुए प्रतिनिधि फिलिप ने उसी के महल में अपना डेरा जमाया हुआ था। हमारा संदेश पाते ही वो मौका देखकर हमसे मिलने आ गया। आचार्य चाणक्य ने उसे हमारी पूरी योजना बताई।
पश्चात मैं भेष बदलकर अपने सैनिकों के साथ नाटक और नृत्य पेश करने वाली एक मंडली के रूप में फिलिप के सामने गया। वहां उसके साथ बहुत यूनानी सैनिक थे और फिर मौका मिलते ही हमने फिलिप और उसके सैनिकों पर हमला बोल दिया। दूसरी तरफ मेरी और पोरस की सेना ने मिलकर फिलिप की सैनिक छावनी को दोनों ओर से घेर लिया। अचानक हुए इस हमले से उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला और थोड़ी ही देर में स्थिति हमारे नियंत्रण में आ गई। इस युद्ध में हजारों यूनानी सैनिक मारे गए और हजारों ने आत्मसमर्पण कर दिया। केकई अब एक स्वतंत्र राज्य बन चुका था। पर्वतक को वहां का सम्राट बना दिया गया। इसके बदले उसने आजीवन मेरे साथ मित्रता निभाने का वचन दिया। इसके पश्चात हमने दूसरे यूनानी प्रतिनिधि यूदिथमस को चुनौती दी। वो सिंधु पार अपनी सेना के साथ डेरा डाले बैठा था। आचार्य चाणक्य के अनुसार हम अगर उसे समाप्त नहीं करते तो वो अपनी सेना के साथ केकई को फिर से जीतने की कोशिश करता। इसमें भी हमें सफलता प्राप्त हुई। यूदिथमस मारा गया। उसकी मृत्यु से यूनानी सेना टूट गई। वो वापस अपने देश लौटने को तैयार थी और भारतीय मूल के यूनानी सैनिकों ने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब बारी थी हमारे मूल उद्देश्य को पूरा करने की, यानी मगध पर विजय हासिल करने की। भारतीय राज्यों को यूनानियों से मुक्त करवाकर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध की ओर बढ़े। इसके बाद क्या हुआ, आइए सुनते हैं। आचार्य चाणक्य और मैं एक बहुत विशाल सेना के साथ मगध पहुंचे। हमारे साथ हमारे मित्र राज्यों के राजा और उनकी सेना भी साथ थी। विशेषकर पोरस का पुत्र पर्वतक भी हमारी मदद के लिए हमारे साथ था। इस बार हमारी युद्ध नीति पहले से अलग थी। हमने मगध की सीमाओं से मगध पर आक्रमण करना शुरू किया। आचार्य चाणक्य युद्ध नीतियां बनाते और मैं युद्ध का नेतृत्व करता। साथ साथ हम फिर से मगध की जनता को धनानंद के अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा होने को प्रोत्साहित करते जाते। इस बार भी मगध का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग हमारे साथ चल पड़ा था। मगध के सीमावर्ती इलाकों को जीतने के बाद हम आगे बढ़ते जा रहे थे। शीघ्र ही इस बात की खबर महामात्य राक्षस को भी लग गई। वो तुरंत हमें जवाब देने की तैयारी में जुट गया। राक्षस के गुप्तचरों का जाल बहुत बड़ा था। थोड़ी ही समय में उसे हमारी सैन्य शक्ति और संरचना का अनुमान हो गया। सब कुछ जानकर उसने अपने गुप्तचरों को महाराज पर्वतक के शिविर में एक योजना के साथ भेजा, जिसका पता हमें उसके परिणाम आने के बाद चला। उस दिन मैं और आचार्य चाणक्य अपने तंबू में बैठे आगे की युद्ध नीति पर विचार कर रहे थे कि तभी एक सैनिक भागता हुआ हमारे पास आया और बोला, आचार्य जी, एक बहुत बुरी खबर है। महाराज पर्वतक की हत्या हो गई है। कुछ लोग उनकी सेना के भेष में उनके शिविर में घुस गए थे। महाराज पर्वतक की हत्या के बाद उन्होंने उनके सैनिकों के बीच एक अफवाह भी फैलानी शुरू कर दी है। ये सुनकर आचार्य चाणक्य बोले, कैसी अफवाह? उन्होंने सबके मन में ये बात डाल दी है कि आपने महाराज पर्वतक को मरवा दिया है, क्योंकि आप अपने शिष्य चंद्रगुप्त को भारतवर्ष का सम्राट बनाना चाहते थे, जबकि सम्राट पोरस के पुत्र महाराज पर्वतक इस पद के अधिक दावेदार थे। केकई से आए सभी सैनिक इस दलील को झुठला नहीं पा रहे। सबके मन में आप दोनों के प्रति रोष पैदा हो गया है। वहां हमारे खिलाफ विद्रोह की बातें हो रही है। सैनिक के जाने के बाद मैंने आचार्य चाणक्य से कहा, आचार्य, महाराज पर्वतक की हत्या पूरा पासा पलट सकती है, लेकिन ऐसा किसने किया होगा? आचार्य चाणक्य बोले, महामात्य राक्षस के अलावा ये और हो भी कौन सकता है? मानना पड़ेगा उसे। उसने ऐसी चाल चली है जिसकी काट असंभव है, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। आओ, पहले महाराज पर्वतक के शव को आदर सहित अग्नि देने का इंतजाम करें। महाराज पर्वतक के मृत शरीर को अग्नि देने से पहले आचार्य चाणक्य ने महाराज पर्वतक के पुत्र को, मलय केतु को केकई का नया सम्राट घोषित कर दिया, जिससे केकई के सैनिकों का क्रोध थोड़ा शांत हो गया। फिर महाराज पर्वतक के शव को अग्नि देने के बाद केकई के सैनिकों के समक्ष ही
मलय केतु का राज तिलक कर दिया गया, जिसके बाद मलय केतु ने अपने सैनिकों को पूरा सच बताया कि कैसे राक्षस ने साजिश करके उसके पिता की हत्या करवा दी। सच जानकर सैनिकों का विद्रोह समाप्त हो गया। आगे की योजना में हमसे एक बार फिर भूल हुई। जीते हुए प्रदेशों को हम अपने पीछे खाली छोड़ते जा रहे थे। हमारे जाते ही मगध साम्राज्य के वफादार फिर से संगठित होकर हम पर पीछे से हमला बोल देते। ये मामला जब आचार्य चाणक्य के सामने आया तो वो मुझसे बोले, मुझे अपने गुप्तचरों से पता चला है कि हम पर पीछे से हमला बोलने वाले महामात्य राक्षस के वफादार हैं। अभी भी यहाँ की प्रजा का एक बहुत बड़ा भाग राक्षस का आदर करते हैं। पिछले कुछ समय में राक्षस ने प्रजा के लिए बहुत कुछ किया है। कई आर्थिक नीतियों में सुधार किए हैं, कुछ नई नीतियां भी बनाई हैं, जिससे प्रजा को काफी राहत मिली है। महामात्य राक्षस का यह कार्य वाकई प्रशंसनीय है। आचार्य चाणक्य की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, वो तो ठीक है आचार्य, लेकिन अब हमारी आगे की योजना क्या होगी? आचार्य कुछ क्षण सोचने के पश्चात बोले, अब से हम हर जीते हुए प्रदेश में अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ एक सेनापति वहां छोड़ेंगे, जिसका कार्य उस प्रदेश में रहने वाले राक्षस के वफादारों को फिर से संगठित होने से रोकना होगा। वहां की हारी हुई मगध की सेना को अपनी सेना में शामिल करना होगा। यही नहीं, उसे वहां के प्रशासन को प्रभावित ढंग से नियंत्रित करके वहां की प्रजा के मन में तुम्हारे लिए आदर सम्मान भी जगाना होगा, ताकि आगे चलकर तुम सर्वसम्मति से मगध के राजा बन सको। आचार्य चाणक्य की योजना के अनुसार ही हम आगे बढ़ते रहे। हमारी ये योजना काफी सफल भी रही। हम जीते हुए प्रदेशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गए। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते हम पाटलिपुत्र पहुंच गए। अब तक मगध की आधी से अधिक सेना हमसे बहुत कम हो जाएगा। फिर हम उस पर मिट्टी डालकर आने जाने के लिए एक पक्का रास्ता बना सकते हैं। हमने वैसा ही किया जैसा आचार्य चाणक्य ने करने को कहा था। खाई पार करके हमारी सेना किले के द्वारों को तोड़कर अंदर घुस गई। मगध की बची खुची सेना के साथ मेरे सैनिक लड़ते रहे। मैं और आचार्य चाणक्य धनानंद को घेरने के लिए उसके कक्ष की ओर बढ़े। नशे में चूर बूढ़े धनानंद के पास हमारा सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। उसे देखते ही मुझे उसके वो सब अत्याचार याद आने लगे जो उसने मेरे परिवार पर किए थे। मैंने उसे मारने के लिए जैसे ही अपनी तलवार उठाई, आचार्य चाणक्य ने मुझे रोक दिया और बोले, रुको चंद्रगुप्त, पहले मुझे धनानंद से कुछ बात करने दो। मुझे रोककर आचार्य धनानंद के निकट गए और उससे बोले, पहचाना मुझे धनानंद? मैं तुच्छ और कुरूप ब्राह्मण हूं, जिसका तूने अपनी भरी सभा में अपमान किया था। याद है, मैंने तुझे कहा था कि मैं अपनी वेणी तब भी बांधूंगा जब मैं तेरे पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा। आज मेरा वो प्रण पूरा हुआ। आचार्य की बात पूरी होते ही मैंने धनानंद का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। धनानंद के मरते ही आचार्य चाणक्य ने अपनी वेणी बांधकर मुझसे कहा, चंद्रगुप्त, सिर्फ धनानंद को खत्म करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें इसके पूरे परिवार को समाप्त करना होगा, ताकि आगे चलकर कोई भी तुम्हारे खिलाफ विद्रोह न कर सके। मैंने अपने सैनिकों को नंद वंश के प्रत्येक व्यक्ति को ढूंढने के कार्य पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में वो सब मेरे सामने थे। उन सब को मैंने आचार्य चाणक्य के कहे अनुसार मृत्यु दंड सुना दिया, मगर महामात्य राक्षस का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस बात से सबसे अधिक निराश आचार्य चाणक्य हुए। वो उससे एक बार मिलना चाहते थे। मगध पर मेरी जीत अब निश्चित हो चुकी थी।
पाटलिपुत्र के किले पर मेरी विजय पताका को भी फहरा दिया गया था। मेरे राज तिलक की तैयारियां होने लगी। एक दिन मैं और आचार्य चाणक्य एक साथ बैठे किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी अचानक से आचार्य चाणक्य ने मुझसे कहा, मगध का राजा बनने के बाद तुम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाने जाओगे। सुनकर मैंने पूछा, मौर्य ही क्यों आचार्य? वो बोले, तुम्हारे पिता की मां मौरा के नाम पर मैंने ये नाम सोचा। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया चंद्रगुप्त? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये नाम बहुत अच्छा है। आचार्य, मैं आपसे एक और बात करना चाह रहा था। इससे पहले मैं कोई और बात करता, हमारे गुप्तचर ने हमें खबर दी कि सिकंदर की भांति ही यूनान से एक और सम्राट अपनी विशाल सेना के साथ भारत पर पुनः विजय पाने के अभियान पर निकल चुका है। तब वो हिंदू कुश पर्वत के आसपास था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर का साम्राज्य उसके 5 उत्तराधिकारियों में बट गया था। उनमें एक था सेलुकस। वो बहुत शक्तिशाली था। वो भारत को सिकंदर की विरासत मानता था। इसीलिए वो दोबारा इस पर जीत हासिल करके अपनी यूनानी पताका फहराना चाहता था। यह खबर सुनते ही आचार्य चाणक्य मुझसे बोले, चंद्रगुप्त, तुम्हारे राज तिलक से पहले हमें इस सेल्यूकस को सिंधु पर आने से रोकना होगा। एक बार वो इस पार आ गया तो उसे रोकना मुश्किल होगा। तुम तो जानते ही हो कि इन यूनानियों के पास युद्ध करने की नई नई पद्धतियां होती हैं। इनके सैनिक निडर और क्रूर होते हैं। इनके पास जो हथियार होते हैं उनका निर्माण भी आधुनिक पद्धति को प्रयोग में लेकर किया जाता है। तुम्हें फौरन अपनी सेना लेकर निकल जाना चाहिए, वरना हमारी अब तक की जीत का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैंने आचार्य चाणक्य की बात मान ली। अपनी विशाल सेना के साथ मैंने सिंधु नदी के पूर्वी तट पर डेरा डाला और वहीं मेरा सेलुकस के साथ युद्ध हुआ। कभी वो मुझ पर भारी पड़ता तो कभी मैं उस पर, लेकिन अंत में मैंने उसे बंदी बना लिया। जब मैं उसे लेकर मगध वापस लौटा तो आचार्य ने भारत के सभी राजाओं और विद्वानों की एक सभा बुलाई और कहा, यूनान और भारत की समस्या बहुत उलझ गई है। सेल्यूकस को मृत्युदंड देने से भी इस समस्या का अंत नहीं होगा। हम आज इसे मार देंगे, कल कोई और आ जाएगा, क्योंकि वर्षों से यूनानियों के यहाँ रहने से उन्हें यहाँ से भावनात्मक लगाव हो गया है। यूनानी और भारतीयों के मध्य विवाह भी हुए हैं। हम कितने भी प्रयास कर लें, मगर सच यही है कि यूनानी भी भारत का एक अंग बन गए हैं। अगर हम आज इन्हें यहां से भगा भी देते हैं तो कल कोई और आ जाएगा। उनके डर से कभी भी भारत में एक स्थिर साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। हमारी सारी शक्ति और धन इनसे युद्ध करने में ही खर्च हो जाएगा। इसीलिए हमें एक ऐसा मार्ग सोचना होगा जिससे ये युद्ध हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आचार्य चाणक्य की बातों पर गौर करते हुए कई विद्वानों ने राय दी कि उनसे मैत्री संबंध स्थापित किए जाए, मगर आचार्य चाणक्य बोले, आप सबका सुझाव सही है, लेकिन मित्रता का भी कोई ठोस आधार होना चाहिए। यह सुनकर मैंने पूछा, वो ठोस आधार क्या हो सकता है आचार्य? आचार्य चाणक्य बोले, वही जो जाते जाते सिकंदर ने किया था, यूनानियों और भारतीयों के मध्य विवाह संबंध। सेल्यूकस के साथ उसकी पुत्री हेलेना भी आई है। अगर तुम्हारा विवाह उससे हो जाता है तो हमारी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वो भारत के सबसे शक्तिशाली जनपद मगध की महारानी बन जाएगी। इससे यूनान और भारत के मध्य एक पवित्र संबंध स्थापित हो जाएगा। भारत के हित के लिए मैंने आचार्य चाणक्य की बात मान ली। सेल्यूकस भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया और फिर मेरे राज तिलक के बाद हेलेना और मेरा विवाह भी संपन्न हुआ। मगध का सम्राट बनते ही मैंने आचार्य चाणक्य से अनुरोध किया कि वो मगध के महामात्य बने। वो भी जानते थे कि मगध के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मगध को एक योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया। महामात्य बनते ही आचार्य चाणक्य ने मगध का एक संविधान बनाया, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों को लागू किया।
इसके अलावा मगध का विस्तार करने के लिए उन्होंने कूटनीति का खुलकर प्रयोग किया। मगध के पड़ोसी राज्यों को मगध की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाधित किया। जो नहीं झुके उनके विरुद्ध सैनिक अभियान चलाया। समय के साथ मेरा साम्राज्य ईरान, कन्याकुमारी, मध्य एशिया, तिब्बत और पूर्व में आज के वियतनाम और थाईलैंड तक फैल गया। मगध के प्रति अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभा लेने के पश्चात आचार्य चाणक्य का मन राजकाज के कार्यों से उचटने लगा। वो अपने संविधान और संपूर्ण अर्थशास्त्र को लिपिबद्ध करना चाहते थे। उसके लिए उन्हें समय चाहिए था, लेकिन महामाते होने की जिम्मेदारी ने उन्हें बांध कर रखा हुआ था। मुझ पर कई बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी, मगर आचार्य की अचूक सुरक्षा व्यवस्था के कारण शत्रुओं के सभी प्रयास विफल हो गए। इसीलिए अब आचार्य चाणक्य को एक ऐसे महामाते की तलाश थी जो मगध और मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। एक दिन एक गुप्तचर ने हमें राक्षस की पत्नी और बच्चों के बारे में सूचना दी। राजनीति और अर्थशास्त्र लिखने के लिए आचार्य चाणक्य को राजकाज के कार्यों से अवकाश की आवश्यकता थी। यह अवकाश उन्हें कैसे मिला, आइए सुनते हैं। जिस दिन से मैंने मगध पर विजय हासिल की थी, उस दिन से ही आचार्य चाणक्य ने कुछ गुप्तचरों को राक्षस की खोज में लगा दिया था। राक्षस बहुत चतुर और बुद्धिमान था, इसीलिए वो हमारी लाख कोशिशों के बावजूद पकड़ में नहीं आ रहा था। बाद में हमें यह भी ज्ञात हुआ कि मुझ पर होने वाले सभी आत्मघाती हमले भी उसी ने करवाए थे। वो कुछ पुराने सैनिकों को संगठित करने में कामयाब हो गया था और उन्हें हर बार एक नई योजना के साथ मगध में भेजकर वो मेरे और आचार्य चाणक्य के लिए समस्याएं पैदा करता रहता। कभी कभी मुझे उस पर बहुत क्रोध आ जाता था, मगर आचार्य चाणक्य का कहना था कि ये उसकी नंदों और मगध के प्रति वफादारी है जो उसे ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। हमें इस बात के लिए उसका सम्मान करना चाहिए। एक दिन एक गुप्तचर आचार्य चाणक्य के पास आया और बोला, राक्षस तक पहुंचने का मार्ग मिल गया आचार्य। इस बात से आचार्य चाणक्य के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने पूछा, ऐसा कौन सा सुराग तुम्हारे हाथों लग गया जो इतने विश्वास से तुम ये बात कह रहे हो? गुप्तचर बोला, आचार्य, उसकी पत्नी और बच्चे उसके ही एक मित्र चंदन दास के संरक्षण में उसी के घर पर रह रहे हैं। अब आचार्य चाणक्य के हाथों में राक्षस तक पहुंचने की एक महत्वपूर्ण कड़ी लग गई थी। उन्होंने फौरन सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, फौरन जाकर चंदनदास को बंदी बना लो, और हां, उसके संरक्षण में राक्षस की पत्नी और बच्चे हैं। उन्हें सुरक्षित एक घर में कैद रखो। चंदन दास को बंदी बना लेने के पश्चात आचार्य चाणक्य ने पूरे मगध में एक मुनादी करवाई, सुनो सुनो सुनो, जल्द ही मगध के भूतपूर्व महामाते राक्षस के एक मित्र चंदन दास को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसने सम्राट के विरुद्ध शत्रु का साथ देकर देशद्रोह करने जैसा बड़ा अपराध किया है। इसीलिए सम्राट चंद्रगुप्त ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। मुनादी होते ही आचार्य चाणक्य बेसब्री से राक्षस का इंतजार करने लगे। मैंने उनकी बेचैनी भांपकर उनसे पूछा, आचार्य, क्या आपको पूरा विश्वास है कि राक्षस यहां जरूर आएगा? आचार्य बोले, हां, वो अपने सिद्धांतों का पक्का है। वो किसी भी कीमत पर अपने मित्र की जान खतरे में नहीं डालेगा। आचार्य चाणक्य का सोचना सही था। एक दिन राक्षस मेरे दरबार में उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, महाराज, मैं आपके आगे आत्मसमर्पण करने को तैयार हूं, मगर मेरे मित्र को छोड़ दीजिए। वो निर्दोष है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का भी कोई कसूर नहीं। चाहे तो मुझे मृत्यु दंड दे दे, मगर इन सबको सुरक्षित यहां से जाने दीजिए। उसकी विनती सुनकर आचार्य चाणक्य ने कहा, क्या तुम सचमुच अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो? राक्षस बोला, हां, इसके बदले मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हम तुम्हारे मित्र और परिवार को क्षमादान दे सकते हैं, अगर तुम हमारी शर्तें मान लो। शर्तें क्या? मैं तो मृत्यु को भी गले लगाने के लिए तैयार हूं।
मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। राक्षस ने चौंक कर आचार्य चाणक्य की तरफ देखा। उसे लगा कि मृत्यु दंड के स्थान पर उसे प्रताड़ित किया जाएगा। फिर भी अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए वो बोला, मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। मुस्कुराते हुए आचार्य चाणक्य बोले, मैं तुम्हें मगध साम्राज्य के महामात्य का पद सौंपना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी योग्यता और निष्ठा पर पूरा विश्वास है। अगर तुम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रति भी वही वफादारी निभाने को तैयार हो जैसी तुमने नंदों के साथ निभाई थी, तो मैं तुम्हारे मित्र को सुरक्षित यहां से जाने दूंगा। यह सुनकर राक्षस अवाक रह गया। वो यहां अपनी जान हथेली पर लेकर आया था और यहां तो उसे राज्य का सबसे बड़ा पद दिया जा रहा था। अपनी दुविधा दूर करने के लिए उसने आचार्य चाणक्य से पूछा, आप मेरे साथ परिहास तो नहीं कर रहे? मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हें यह प्रस्ताव दिया है राक्षस। मैं हमेशा से तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता आया हूं। यहां की प्रजा के मन में आज भी तुम्हारे लिए आदर है और प्रजा का हित सोचने वाला ही सच्चा देशभक्त होता है। इसीलिए मैं तुम्हें यह प्रस्ताव दे रहा हूं। यह सुनते ही राक्षस के मन की सारी शंकाएं दूर हो गई और वो बोला, अगर आपको मुझ पर इतना ही विश्वास है तो मुझे यह प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मुझे आपसे एक वचन और चाहिए। एक नजर राक्षस पर डालकर आचार्य चाणक्य ने उससे पूछा, कैसा वचन? महाराज धनानंद की पुत्री राजकुमारी दुर्धरा मेरे संरक्षण में है। मुझे आपसे उसकी जान न लेने का वचन चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें वचन देते हैं, लेकिन इसके बदले राजकुमारी दुर्धरा को सम्राट चंद्रगुप्त से विवाह करना होगा। राक्षस ने तो आचार्य चाणक्य की बात मान ली थी, मगर मुझे उनके ऐसा करने का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने उनसे पूछा, आप मेरा और दुर्धरा का विवाह क्यों करवाना चाहते हैं? आचार्य बोले, ताकि तुम्हें उसकी वफादारी मिल सके, उसके मन में तुमसे प्रतिशोध लेने की भावना न जागे। ऐसा करने से खतरा पूरी तरह समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन वो अगर इस महल में रहेगी तो हम उस पर नजर रख पाएंगे। और फिर जल्द ही मेरा और दुर्धरा का विवाह हो गया और राक्षस ने महामात्य का पद संभाल लिया। मगर आचार्य चाणक्य के इस निर्णय से मैं प्रसन्न नहीं था। मैंने उनसे कहा, राक्षस को आप अमात्य का पद भी तो दे सकते थे। मौर्य साम्राज्य का महामात्य सिर्फ आपको होना चाहिए। आपके बिना मेरा सम्राट बनना संभव ही नहीं था। इस पर आचार्य चाणक्य बोले, तुम्हारे भीतर अगर मुझे एक योग्य राजा बनने के गुण दिखाई नहीं देते तो मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करता। और फिर मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया, अपनी लड़ाई तो तुमने स्वयं लड़ी है। तो क्या अब आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? मैं सिर्फ ये महल छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हें नहीं। मैं अब भी मगध का एक अमात्य रहूंगा। तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता होगी मुझे अपने साथ ही पाओगे, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। मैं यहीं पाटलिपुत्र के बाहर एक जंगल में कुटिया बनाकर रहूंगा। मुझे अपने अनुभवों को शब्दों में उतारना है। मेरी बनाई हुई सभी प्रकार की नीतियों को आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए लिपिबद्ध करना है, जिसके लिए मुझे एकांत की आवश्यकता है। आचार्य की इन बातों का मेरे पास कोई तर्क नहीं था। वो एक दिन महल छोड़कर चले गए। महामात्य राक्षस ने उनका सारा कार्यभार बहुत अच्छी तरह संभाल लिया। कुछ समय पश्चात दुर्धरा गर्भवती हो गई। हेलेन के साथ अब तक मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस बच्चे को लेकर मैं बहुत उत्साहित था। लेकिन फिर एक अनहोनी हो गई। उस समय दुर्धरा अपने 8वें महीने में थी। एक दिन मेरे साथ भोजन करते हुए उसने मेरी थाली में रखी हुई खीर की कटोरी में से 1 चम्मच खीर खा ली। खीर खाते ही वो तड़पने लगी और कुछ ही क्षण में उसकी मृत्यु हो गई। संजोग से आचार्य चाणक्य उस समय महल में ही थे। वो ये समाचार पाते ही तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने राजवैद्य से कहा, रानी दुर्धरा की मृत्यु हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है। अभी बच्चे के जीवित होने की पूरी संभावना है। आप फौरन दुर्धरा के पेट पर चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालिए।
जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी समझ के बाहर था। दुर्धरा की अचानक हुई मौत से मैं वैसे ही सदमे में था। राजवैद्य ने वैसा ही किया जैसा आचार्य चाणक्य ने कहा। आचार्य चाणक्य को जड़ी बूटियां और चिकित्सा पद्धति का थोड़ा बहुत ज्ञान था, इसलिए उनसे कोई प्रश्न करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। दुर्धरा के पेट से बच्चा बाहर निकालते हुए बच्चे के शरीर पर बिंदु के आकार का एक गड्ढा पड़ गया, मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बच्चा जीवित था। आचार्य चाणक्य ने उसे गोद में उठाकर कहा, अपने पिता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी यह बच्चा आज से राजकुमार बिंदुसार कहलाएगा। बिंदुसार के शरीर पर बने बिंदु के निशान को देखकर ही आचार्य ने उसका नाम बिंदुसार रखा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी पत्नी की मृत्यु का शोक मनाऊं या फिर अपने पुत्र के जन्म का उत्सव। मेरे भीतर बहुत उथल पुथल मची हुई थी। मैंने आचार्य चाणक्य से पूछा, आचार्य, मेरा मन बहुत अशांत है। जो खीर दुर्धरा ने खाई थी वही मैंने भी खाई थी, फिर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? आचार्य गंभीर होते हुए बोले, याद है चंद्रगुप्त, मैंने तुमसे तुम्हारा राज तिलक होते ही कहा था कि ना तुम किसी की थाली से भोजन करोगे और ना ही किसी को अपनी थाली से कुछ खाने दोगे। फिर भी तुमने दुर्धरा को नहीं रोका, क्यों? वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी थी आचार्य। फिर भी तुम्हें एक राजा के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए था। कोई भी नियम बिना किसी कारण नहीं बनाए जाते। जब से तुम राजा बने हो तब से मेरे कहने पर नित्य तुम्हें भोजन में एक निश्चित मात्रा में विष दिया जाता है, ताकि अगर तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हें विष देकर मारना चाहे तो न मार सके। नित्य एक निश्चित मात्रा में विष लेने से हमारा शरीर उसका आदी हो जाता है, जिससे उस पर विष का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। दुर्धरा की मौत एक दुर्घटना थी, उसके बारे में अधिक मत सोचो। एक राजा के लिए उसका निजी हित उसके राजधर्म से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब बिंदुसार अपनी युवावस्था में पहुंचा तो मैं बिंदुसार को अपना सारा राजपाट सौंपकर एक जैन मुनि के साथ श्रावण बेलगोला नामक स्थान पर रहने चला गया। तब तक महामात्य राक्षस की मृत्यु हो चुकी थी। आचार्य चाणक्य अभी भी एक अमात्य का पद